हिंदी प्रेमी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दलित साहित्य में महिला लेखन इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 14 मार्च 2021। मैं इसके लिए आयोजक डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का आभार मानती हूँ। यहाँ दलित साहित्य में महिला लेखन इस विषय पर बातचीत करना है। अभी हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। ये पूरा सप्ताह चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के संदर्भ में ही हम यहाँ बात करेंगे दलित साहित्य में महिला लेखन। जैसा कि 8 मार्च 1908 को अमेरिका में कपड़ा मिल की महिला कर्मचारियों ने आंदोलन और संघर्ष किया था, जिसके फलस्वरूप उनके काम के घंटे कम किए गए थे, 10 किए गए और उन्हें सुरक्षा व सुविधाएं दी गई थी। और सुरक्षा सुविधाओं के लिए महिलाओं का ये जो संघर्ष सफल हुआ, इसी की यादगार में 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 1910 से मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ हम महिला दिन के साथ जुड़कर दलित साहित्य में महिला लेखन की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं को इतने अधिकार क्यों मिले, इस संदर्भ में भी हमें थोड़ी बात करना चाहिए। ऐसे अधिकार कैसे मिल गए जिस देश में अभी भी मनुस्मृति का प्रभाव है सामाजिक व्यवस्था में, पितृ प्रधान जहाँ समाज व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में महिलाएं कुछ अधिकार पा गई हैं। तो यह अनायास ही नहीं हुआ है, बल्कि इसकी भी एक पृष्ठभूमि है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई, जिसे स्वीकृत किया गया। हमारे भारतीय संविधान ने भी इसको स्वीकृत किया और उसी के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनमें हम देखते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार। ये अधिकार 1948 में ही हमारे संविधान ने स्वीकार कर लिए थे। और हम चूँकि महिलाएं भी मनुष्य हैं, देश के नागरिक हैं, और उन्हें भी समानता का अधिकार था संपत्ति का, शोषण के विरुद्ध। ये अधिकार मिलने के बाद और हमारे संविधान में लागू होने के बाद भी समाज में संपूर्ण महिला समाज की जो स्थिति है वह बहुत ही यानी शोषित पीड़ित स्थिति रही है। ऐसी स्थिति में महिलाएं सबल बनाई जाएं, ये प्रयत्न लगातार किए गए हैं। इस दृष्टि से 1970 से ही विश्व स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई, अनेक कार्यक्रम किए गए, जो कि शासकीय स्तर पर भी हुए और सामाजिक स्तर पर भी हुए। 1975 को यूनो ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। 1975 को 1975 इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया और इस पूरे वर्ष में विश्व भर में सभी गांव और शहरों में महिला जागृति के कार्यक्रम तेजी से हुए। शिक्षा, नौकरी, राजनीति सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी और महिलाओं में जागृति आने लगी। 1975 के बाद 1995 यानी 1985 से 75 से लेकर 1985 का ये जो पूरा दशक है, 10 वर्ष का समय, इसे महिला दशक घोषित किया गया था। अब यहाँ तो हम बात करेंगे सिर्फ दलित साहित्य में महिला लेखन की, लेकिन हमें पृष्ठभूमि देखना है पूरे भारतीय समाज में महिलाओं की दशा और दिशा कि पहले महिलाएं
मनुस्मृति की दृष्टि से, पितृ प्रधान समाज व्यवस्था की दृष्टि से कितनी शोषित पीढ़ी थी, और फिर उनमें किस तरह उनके अधिकारों में परिवर्तन आया, बदलाव आए, और वे किस तरह सशक्त बनाई जाने लगी। तो 1975 से 85 तक का जो 10 वर्ष का समय है, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का वर्ष माना गया, बताया गया, और इसी दृष्टि से महिला जागृति के अनेक कार्यक्रम हुए। इसी तरह 1995 में चीन में जो बीजिंग शहर में चौथी विश्व महिला परिषद हुई, जिसमें 189 देशों की महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें 6000 प्रतिनिधि महिलाओं के साथ 17,000 महिलाएं भी थीं, जिन्होंने वहां रहकर अपनी समस्याओं पे बातचीत की। और उससे पता चला कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में किस तरह महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं और किस तरह सभी महिलाएं शोषित पीड़ित की जाती हैं। तो यह महिला प्रगति के बढ़ते चरण के सोपान थे कि किस तरह महिलाओं को जागरूक बनाया गया, उनके शोषण की चर्चा विश्व स्तर पर होने लगी। और इसके साथ ही स्थिति तो अभी काफ़ी बदली है पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी आज हम 2021 में ये नहीं कह सकते कि महिलाएं अब पूरी तरह सफल बन गई हैं, सबल बन गई हैं और पूरी तरह शोषण मुक्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रधान कारण है कि हमारी समाज व्यवस्था में जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, और उसके साथ ही पितृ प्रधान समस्या की जो बात है, उसके कारण सामाजिक जो मानसिकता है वह बदल नहीं पा रही है। भले ही कानून बन जाए, भले ही संविधान में महिलाओं को समानता के पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को देखने का जो नजरिया है समाज में वह बदला नहीं है। और यही कारण है कि महिलाएं आज भी कई घटनाएं इस तरह हो रही हैं कि फिर से ऐसा लगता है कि वह 50 साल पुरानी स्थिति में 100 साल पुरानी स्थिति में पहुंचा दी जाती है। अब हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि समाज में स्त्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री समाज का आधार है। अगर समाज में स्त्री ना होगी तो समाज का भविष्य क्या होगा, समाज किस तरह आगे बढ़ेगा, इस बात को सभी जानते हैं। एक समय हमारे देश में मातृसत्ता युग था, जब माता ही समाज की प्रमुख मानी जाती थी, परिवार की प्रमुख मानी जाती थी, और माता के नाम से समाज में बच्चों के नाम बताए जाते थे। वह स्थिति बदलकर स्थिति यहाँ आ गई है कि अब समाज में माता नहीं बल्कि पिता प्रधान है, प्रमुख है, घर का स्वामी है, और उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, और उन्हीं के आदेश से समाज में, परिवार में यानी काम होता है। तो ये मनुवादी समाज व्यवस्था है जिसने पुत्र को प्रधानता दी है। स्त्री पुरुष असमानता इसी के कारण है, और जब तक स्त्री पुरुष असमानता रहेगी तब तक स्त्री को पूरी तरह सम्मान मिलना, समानता के अधिकार मिलना कठिन है। अभी हम पूरे देश में देखते हैं कि स्थिति लगभग एक जैसी है, चाहे उत्तर भारत देखें, चाहे दक्षिण भारत देखें, चाहे महाराष्ट्र देखें। महाराष्ट्र में तो 1970 से ही महिला जागृति के आंदोलन बहुत तेजी से शुरू हुए थे, क्योंकि यह बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित जागृति आंदोलन चलाया। यहाँ बाबा साहब की प्रेरणा से महिलाओं ने महिला मुक्ति आंदोलन चलाए। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और 1974 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आई हूँ, तब मैंने यहाँ आने के बाद यही देखा था कि महाराष्ट्र की महिलाएं जागरूक हैं और वे महिला मुक्ति के कार्यक्रम बहुत तेज़ी से संस्थाओं के मार्फत कर रही हैं। मैं भी इन कार्यक्रमों में जुड़ गई थी और मैंने देखा कि वे महिलाएं जो चुप रहती हैं, घर में शोषित पीड़ित होती हैं, जब वे महिला मुक्ति आंदोलन से जुड़ जाती हैं और अपने ही जैसी शोषित पीड़ित महिलाओं की बातें सुनती हैं, तब वे चुप नहीं रहती बल्कि अपनी आवाज़ उठाती हैं अपनी शोषण के विरुद्ध। अपने घरेलू हिंसा या पारिवारिक शोषण या सामाजिक शोषण या जाति संबंधी भेदभाव, अपमान का शोषण, इन सब के विरुद्ध वे आवाज़ उठाती हैं। तो इसी तरह मेरे लिए भी वह समय
बहुत अनमोल है कि जब मैं नागपुर में आई हूँ, महाराष्ट्र में आई हूँ, महिला मूवमेंट से जुड़ गई हूँ और मैंने देखा कि हर घर में, चाहे वह बहुत सम्मानित हो, संपन्न हो, सवर्ण हो, तो भी वहाँ महिला किसी न किसी रूप में शोषित पीड़ित रहती ही है। और वे महिलाएं जो उच्च घराने की बात करती हैं, अपने सामाजिक गौरव की बात करती हैं, वे तो अपने घरेलू पारिवारिक शोषण की बात करती नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके परिवार का अपमान होगा। इस समाज की गरिमा को बचाने के लिए वे अपने शोषण को चुपचाप सहन करती हैं। लेकिन दलित शोषित पीड़ित महिलाएं, जो हाशिए के समाज की महिलाएं हैं, उनके लिए तो गौरव गरिमा की बात क्या है, हर जगह अपमान और शोषण ही है, अभाव ही है। उन्होंने अपनी बात को समाज के सामने आकर कहना शुरू किया। तो उत्तर भारत में जो पिछड़े गांव हैं, जहां महिलाओं की शिक्षा की कमी है, जानकारी की कमी है, जागृति की कमी है, जहाँ कम उम्र में जल्दी विवाह कर दिए जाते हैं, तो ऐसे उत्तर भारत में चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, तो वहाँ महिलाओं की जागृति उस रूप में नहीं आई है अभी भी कि वे स्त्री चेतना को समझें। स्त्री चेतना, स्त्री जागृति, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें गहने पहनने के अधिकार मिल गए हैं, खुश रहने की सुविधाएं मिल गई हैं। ये स्त्री चेतना नहीं है, बल्कि स्त्री चेतना वह है जब स्त्री पूरी तरह अधिकार संपन्न बन जाए, अपने निर्णय स्वयं लेने लगे और अपने ढंग से अपने जीवन को जिए, अपने परिवार को चलाए। तो चाहे उत्तर भारत हो, महाराष्ट्र में भी अभी भी महिला शोषण की घटनाएं घट रही हैं। देखिए, जो भंडारा जिले के बहुत मांगे परिवार महाराष्ट्र का ही था, जहाँ पर सुरेखा और प्रियंका जैसी माँ बेटी का बलात्कार हुआ और उनका हत्याकांड हुआ। तो ये घटनाएं अभी भी घट रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि महिला जागृति कहाँ आई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान में स्त्री पुरुष के समता के अधिकार दिए, तब भी वे लिखित रूप में तो हैं, लेकिन व्यवहार में वे अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। भले ही हिंदू कोड बिल में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्त्रियों को अधिकार देकर बहुत सबल बना दिया है, और ये महिला सबलता केवल दलित महिलाओं को नहीं बल्कि संपूर्ण महिला समाज को प्राप्त हो गई है। लेकिन इसके बाद भी महिलाएं अभी भी शोषित पीड़ित हैं। हम हर वर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की महिलाएं सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी को मनाती हैं, उनका स्मृति दिन 10 मार्च को मनाती हैं, और इस दिन महिलाएं एकत्रित होकर अपनी जागृति की बात करती हैं। उन महिलाओं तक जो जागृत नहीं है, जागृति का संदेश पहुंचाया जाता है। फिर भी महिलाओं की स्थिति अभी पूरी तरह जागृत नहीं हो पाई है। बाबा साहब अम्बेडकर को हम दलितों के मसीहा कहते हैं, स्त्री जागृति के मसीहा कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ही जो स्त्री पुरुष समानता कबीर तथागत गौतम बुद्ध के समय संघ प्रवेश के समय दी गई थी, और जो स्त्री पुरुष समानता की बात कबीर ने अपने दोहों में स्त्री पुरुष समानता की बात का संदेश समाज को दिया था, वही स्त्री पुरुष समानता की बात महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने समय में, जब अंग्रेजों का समय था, उन्होंने स्त्री शिक्षा, दलितों को शिक्षा देकर इस बात का एक अभियान चलाया था कि समाज में सब बराबर हैं। तो ये अभियान चल रहे हैं कई तरह से, बुद्ध, कबीर, महात्मा ज्योतिराव फुले से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तक ये आंदोलन चल रहे हैं स्त्री पुरुष समानता के, स्त्री शोषण के विरोध के, और पूरी तरह से समाज में स्त्री पुरुष समता लाने के। तो यह तभी हो सकता है जब स्त्रियों में शिक्षा की कमी को दूर किया जाएगा, स्त्रियों के जीवन की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, और उनके जीवन के जो शोषण है, एक तो स्त्री होने का, दूसरा दलित स्त्री होने का, यह भी दलित स्त्रियों को दोहरा शोषण सहना पड़ता है, घर में, परिवार में, समाज में। तो इन सब को हटाकर जब स्त्रियों की सबलता को बढ़ाया जाएगा, तभी नारी शोषण से मुक्ति पाई जा सकती है। अब यहाँ नारी स्त्री लेखन की बात जरूर आती है। पहले हम देख लें कि स्त्री विमर्श क्या है।
स्त्री विमर्श ये हमारे आज के समय का नव जागरण युग का, आज के समय का, इसको कहेंगे उत्तर आधुनिक युग, इस समय के विमर्शों का युग है। और इसमें केवल स्त्री नहीं बल्कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, यानी वे सभी लोग जो शोषित पीड़ित रखे गए हैं, हमेशा से शुरू से अपमानित किए गए हैं, अधिकारहीन बना के रखे गए हैं, उनका हमेशा छल किया गया, उनका शोषण किया गया, ऐसे सभी समुदाय के लोगों के जीवन का, उनके जीवन की समस्याओं का अध्ययन मनन हो रहा है। और उसी के साथ स्त्री विमर्श की बात भी सामने आई है। और इसके द्वारा यह सामने आया है कि स्त्री जीवन की कौन सी समस्याएं हैं। स्त्री जीवन की समस्या यही है कि वे पुरुषों से पीछे मानी गई हैं। जो पीछे है वह हमेशा शोषित पीड़ित ही रहा है। और इसके साथ जो यानी अधिकारहीन है, जिसके अधिकारों का हनन कर लिया गया है, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, नहीं तो जो स्त्री शिक्षित होगी वह वैधव्य को प्राप्त करेगी। अब कौन माता पिता चाहेगा कि उसकी बेटी वैधव्य को प्राप्त करे, यानी विधवा जीवन बिताए। तो वे स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखते थे। स्त्रियों को धन का मालिक न बनाया जाए, धन का स्वामी पुरुष ही रहे, यानी इस तरह की जो बातें थी उसके द्वारा स्त्रियों को शोषित ही बनाया जाता था। तो यहाँ यानी स्त्री विमर्श को समझना जरूरी है। उसके बाद ही स्त्री चेतना की समझने की बात है। और तभी हम समझ पाएंगे कि यह जो स्त्री लेखन है, इसमें स्त्री लेखन में किस तरह का लेखन हो रहा है और किस तरह से और अधिक लेखन की आवश्यकता है। तो स्त्री विमर्श को समझकर लिखा गया लेखन ही यानी सही मायने में महत्वपूर्ण माना जाएगा। यह देखिए, इस लेखन स्त्रियों के लिए लिखा गया है, स्त्रियों ने लिखा है। पहले पुरुष ही सर्वे सर्वा रहे हैं और कई पुरुषों ने स्त्रियों के जीवन पर कथा, कहानी, उपन्यास ऐसी अनेक विधाओं में लेखन किया है। तो ऐसे समय में स्त्रियां, पुरुषों ने जिस दृष्टिकोण से देखा, स्त्रियां वैसी दिखाई दी और उसी रूप में चित्रित की गई। तो यह जो चित्रण की बात है, समाज में स्त्रियों का जो रूप बताया गया है एक दूसरे के दृष्टिकोण से, पुरुष के दृष्टिकोण से, यही लेखन जब स्त्रियां करती हैं तो वो अलग रूप में होता है। स्त्री जानती है कि उसके मन की वेदना क्या है, उसकी मन की भावना क्या है। तो इस तरह स्त्रियों ने जो लेखन किया वह सत्य रूप में स्त्रियों के अपने लेखन के बारे में आया है। और इसके पहले जो लेखन हुआ वह उतना यथार्थ लेखन स्त्रियों के संबंध में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ इस पुरुषों द्वारा लिखा गया स्त्री लेखन और स्त्री द्वारा लिखा गया स्त्री लेखन। यहाँ एक बात और समझना चाहिए कि जब एक गैर दलित स्त्री के विषय में लिखती है तो उसका लेखन या उसके लिखने के मानदंड क्या होते हैं, उसका दृष्टिकोण क्या होता है। और जब वही लेखन एक दलित स्त्री अपने लिए लिखती है तो उसके लेखन का दृष्टिकोण क्या होता है और उसके लेखन की बातें क्या होती हैं। तो यह सब, इन सब के निष्कर्ष के रूप में ही हम समझ सकते हैं कि लिखने वाला कौन है, किसके विषय में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। जब हमारे दलित साहित्य के बारे में कोई गैर दलित बात करता है तो उसका दृष्टिकोण साफ समझ में आता है। जब एक दलित साहित्यकार अपनी बात कहता है तो उसका लेखन अलग होता है। तो ये सब बातें हैं जो हमें सोचने पर विवश करती हैं कि हम किस दृष्टिकोण से देखें। और अपनी बात को समझने के लिए हमें अपनी दृष्टिकोण से देखना जरूरी होता है। एक स्त्री द्वारा लिखा गया लेखन वह संपूर्ण समाज के लिए हो सकता है, स्त्रियों के लिए हो सकता है और उसके अपने शोषण उत्पीड़न के बात को उजागर करने के लिए भी हो सकता है। तो समाज में अभी तक स्त्रियों की जो स्थिति रही है, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति,
नैतिकता के बंधन वाली स्थिति, इन सब के साथ स्त्री अभी तक अपने जीवन में कितना विकास कर चुकी है या कितनी प्रगतिशील बन सकी है, इन सब के बाद ही समझ में आता है कि वह स्त्री कितनी जानकार है, कितने उसका सोच विचार कितना प्रखर हुआ है, या अभी भी वह पुराणपंथी बातों की समर्थक है। जैसा कि मैं एक बात कहूँगी कि समाज में इस बात को बहुत अच्छे से फैलाया जाता है कि स्त्री ही स्त्री का शोषण करती है। बहुत आसानी से ये बात कही जाती है और पुरुष वर्ग खुश हो जाता है कि ये जिम्मेदारी भी स्त्रियों पर डाल दी कि वो आपस में निपट लें कि वे ही उनकी शोषण करता है। तो यह बात पूरी तरह सही नहीं, गलत है, पूरी तरह गलत है। स्त्री स्त्री का शोषण नहीं करती है। अगर वह स्त्री जागरूक है तो वह कभी नहीं चाहेगी कि दूसरी स्त्री का शोषण करे, और दूसरी स्त्री का अगर वह शोषण करती है तो उसके पीछे पुरुष मानसिकता है, पुरुषों द्वारा प्रेरित करने की बात है। और इसके साथ ही अपने घर के पुरुष, चाहे वह पति हो, पिता हो या पुत्र हो, उसको खुश करने के लिए भी स्त्री इस तरह के कदम उठाती है कि अपनी बहू को रोकती है, अपनी बेटी को रोकती है आगे बढ़ने से, कुछ स्वतंत्र रूप से काम करने से। तो यह भावना इस तरह होती है कि वह खुद ना समझ है और ना समझी में वह अपनी ही स्त्री समाज की प्रगति में अवरोध बनती है। तो ये धारणा को पूरी तरह तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, और उन सब स्त्रियों को भी जागृत होना चाहिए जो पुरुषों को खुश करने के लिए पुरुषों के कहने में आकर वे अपनी ही बेटी, बहन, माँ या अपने ही महिला वर्ग की प्रगति में अवरोधक बनती है। तो यहाँ हमारी सामाजिक स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। धार्मिक स्थिति तो खुले रूप में यह है कि जो हिंदू धर्म है और भी बाकी धर्म हैं, जो उसमें चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, विश्व के कोई भी धर्म हो, इन धर्मों में किसी न किसी रूप में स्त्री को पुरुष के पीछे ही माना गया है। समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार उस रूप में नहीं मिला है कि जो आचरण में लागू होता हो। तो जो बात आचरण में लागू नहीं होती है, समाज के व्यवहार में लागू नहीं होती है, वह समझो कि अभी आने की है, यानी उसे पूर्णता प्राप्त होने की है। तो यहाँ स्थिति यही है कि धर्म के नाम पर स्त्री पर जो बंधन लगाए जाते हैं, जो यानी उसके प्रगति में अवरोध डाले जाते हैं कि धर्म के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, उन सबको फिर से समझने की आवश्यकता है और उन बंधनों को तोड़कर स्त्री को पूरी तरह स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने ला सके। तो सामाजिक स्थिति में तो वह स्त्री पुरुष समानता की बात होने पर ही सफल हो सकेगी। धार्मिक स्थिति में धर्म के जो पुरुष प्रधानता की बातें हैं या धर्म के जो बंधन है पुरुषों द्वारा ही बनाए गए हैं, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए और पूरी तरह बदलकर स्त्री समानता की, स्त्री प्रगति की बात होना चाहिए। नैतिक स्थिति में भी यही बात है। समाज और परिवार, हम पूरे समाज की बात करते हैं, कई बार हमारे घर में ही महिलाओं का शोषण होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है। तो यह स्थिति महिलाओं के लिए और करुण, कष्टदायक, दुखदायक होती है कि जब अपने ही लोग अपने ही घर की महिलाओं का शोषण करते हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे अपने निर्णय खुद लेने के क्षेत्र में। तो ये मनुवादी विचारधारा पूरी तरह से खत्म करना है, चाहे उत्तर भारत हो, महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण हो, पूरी तरह से जब तक ये नष्ट खत्म नहीं होगी, महिलाओं की प्रगति संभव नहीं है। और इसी तरह अब मैं बात करती हूँ दलित साहित्य में स्त्री लेखन। अभी तक जो बात हुई, हम बात कर रहे थे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में महिला जागृति, और महिला जागृत हो गई है, लेखन कर रही है, तो कितनी जागृत हुई है और उसका लेखन किस तरह का हो रहा है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न और उत्तर हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं
दलित साहित्य ही। दलित साहित्य वह साहित्य है जो 19वीं शताब्दी के यानी कि हिंदी में जो आया है 1970 के दशक से, और इसके पहले मराठी दलित साहित्य में ये आ गया था 1950 के बाद ही। मुख्य धारा के साहित्य के साथ मराठी दलित साहित्य की यानी एंट्री हो चुकी थी, उसका आगमन हो चुका था। और इसी के साथ जब अनुवाद के द्वारा मराठी दलित साहित्य हिंदी में आया तो हिंदी में भी बड़ी खलबली मची थी। और वह समय 1970 के दशक का है। 1970 के बाद से तो हिंदी कविता, कहानी, लेखन सब शुरू हो गया था। कई भीम पत्रिका जैसी अनेक पत्रिकाएं थी उत्तर भारत से, कानपुर से प्रकाशित होने वाली, जिनमें दलित साहित्य छपने लगा था। तो ऐसे ही हमारे प्रथम पीढ़ी के साहित्यकारों में अनेक नामवंत नाम हैं जिन्होंने दलित साहित्य लेखन किया और साथ ही चिंतन मनन भी किया कि ये जो हमारी सामाजिक स्थिति है वह क्यों है, और उसके बदलाव में लगातार दलित आंदोलन चलता रहा। अब ये जो दलित आंदोलन है और दलित लेखन दोनों का एक अपना संबंध है। दलित लेखन केवल लेखन नहीं है, बल्कि यह दलित आंदोलन का एक भाग है। यानी दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही दलित लेखन किया गया, और पुरुषों ने दलित लेखन किया, उसके बाद दलित स्त्रियों का लेखन सामने आया। पुरुषों में तो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, नैमिष राय जी, कमल भारती जी, जयप्रकाश करदम जी, मलखान सिंह जी, ऐसे अनेक नामवंत जो प्रथम पीढ़ी के प्रथम पंक्ति के दलित साहित्यकारों में हैं। और ये 70-80 के बीच में ही छपने लगे थे, और 90 के दशक में तो कुछ लोगों का आत्मकथा लेखन भी शुरू हो गया था। 2000 के आसपास यानी 90 के दशक में, 90 से 91, 92, 93 ऐसा समय है कि जब रजनी तिलक की कविताएं छपने लगी थी, और कई लोगों के कहानी संग्रह, कविता संग्रह भी प्रकाशित हो गए थे, और वे भी यानी दलित महिलाएं भी चर्चा में आ गई थी। तो यहाँ दलित साहित्य दलित आंदोलन का एक भाग है। दलित आंदोलन दलितों को जगाने के लिए, उन्हें अपने अधिकारों की अनुभूति कराने के लिए, उन्हें उनकी अस्मिता का ज्ञान कराने के लिए और दलित चेतना से जागृत करने के लिए ही दलित आंदोलन चलाया जा रहा था, और उसी के साथ दलित साहित्य लेखन भी शुरू हुआ था। अब यहाँ मैं कुछ मराठी दलित लेखिकाओं की बात करूँगी जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, और जिन्होंने अपने समय में यानी 1950 के बाद और 70 के बीच में अपने कुछ रचनाओं का लेखन किया था, और जो विशेष रूप से आत्मकथात्मक ही रहा है। आत्मकथात्मक यानी अपनी अनुभूति को उन्होंने आत्मकथन के रूप में लिखा, जिसको मराठी में स्वलेखन भी कहा गया है। स्वलेखन, अपना लेखन। तो सहानुभूति का लेखन अलग है, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर सहानुभूतिवश लिखा जाता है, और स्वलेखन यानी अपना लेखन, अपनी अनुभूति का लेखन। तो इनमें बेबी ताई कामड़े, जिनकी आत्मकथा का नाम हिंदी में जो प्रकाशित हो गई है जीवन हमारा, मराठी में इसका नाम है जीवन आमचा। शांताबाई कामड़े, बेबी ताई कामड़े अलग हैं, शांताबाई कामड़े, उनके आत्मकथा का नाम है माझे जीवन की चित्रकथा। तो उसको नाजा के नाम से हिंदी में प्रकाशित हो गई है। उर्मिला पवार, ये प्रसिद्ध राइटर, हिंदी और मराठी दोनों के बीच में है। इनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद वाणी प्रकाशन से आ चुका है, प्रकाशित हो चुका है, जिसका नाम है आयदान। उनके कहानी संग्रह भी हैं, नाटक भी हैं। तो ये लेखिकाएं मराठी, पुरुषों की तो अनेक बहुत बड़ी संख्या है, और उन्होंने बहुत विपुल मात्रा में लेखन किया है। मराठी दलित साहित्य पूरी तरह से विद्रोही और क्रांतिकारी स्वर को लेकर चलता है, और इसके साथ ही उस समय जब महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल में जो दलितों की स्थिति थी, और उस स्थिति को भोगने वाले दलित पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपमान और पीड़ा को भोगते चले आ रहे थे। ऐसे समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब दलित आंदोलन चलाया, लोगों में शिक्षा का प्रसार होने लगा,
कुछ कुछ लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे, अपने अनुभवों को लिखने लगे। और उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेक पत्र प्रकाशित किए, जिनमें मूक नायक, प्रबुद्ध नायक वगैरह, समता, ये पत्र के नाम थे, समाचार पत्र, पाक्षिक पत्र, जिनमें कि पूरे देश की, महाराष्ट्र की वे शोषण की कथाएं छपने लगी, जिनको कि गांव की चौपाल पर बैठकर पढ़ा जाता था और लोगों को सुनाया जाता था, जिससे लोगों के मन में एक बेचैनी, खलबली हो जाती थी कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का यानी कि शोषण हो रहा है, इस तरह के अन्याय हो रहे हैं। और उसी से जागृति समाज में आने लगी, और वही जागृति हिंदी क्षेत्र में भी आई और लेखन बहुत विपुल मात्रा में हुआ है। मैं यहाँ उन लेखिकाओं के नाम और उनकी कुछ किताबों के नाम बताऊंगी। दरअसल बात ये भी है कि मैं दिल्ली से दूर हूँ, नागपुर में हूँ, और कई बार क्या होता है, अनेक लेखक लेखिकाओं की किताबें छपती हैं और जिसकी जानकारी पूरी तरह मिल नहीं पाती है या किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो शायद मैं किसी की किताब का नाम ना ले पाऊँ, तो अन्यथा ना लें। ज़्यादातर जो मेरे संपर्क में रहे हैं, जिनकी किताबों को मैंने देखा है, पढ़ा है, उनके विषय में ही बात करूँगी। तो यहाँ हमने लेखन के विषय में बात की कि लेखन यानी क्या। हम ये जो दलित लेखन है, वह कोई मनोरंजन का लेखन नहीं है, वह कोई टाइम पास करने वाला लेखन नहीं है, बल्कि यह आप बीती अपने अनुभव का जीता जागता चित्रण है कि पूरे देश में दलितों के साथ किस तरह का अन्याय, अत्याचार हो रहा है। एक महिला के रूप में, एक पुरुष के रूप में हम दलित किस तरह के अन्याय, अपमान को सहन कर रहे हैं, वही हमने अपनी अनुभूति के रूप में, अपने अनुभवों के रूप में अपने साहित्य में उकेरा है। तो यहाँ लेखिकाएं कम हैं, उतनी नहीं है जितने पुरुष हुए हैं। इसका भी कारण है कि लेखिका यानी महिलाओं के लिए ये एक मान्यता ही होती है कि पुरुष वर्ग कहते हैं तुम घर का देखो, हम बाहर का देखते हैं, तुम घर संभालो, हम देश संभालेंगे। तो ये जो भावना है स्त्री के प्रति, एक घर की चौखट की सीमा बांध देने की, कि बच्चे और घर, यही महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, जिसके कारण महिला स्वयं भी इन्हीं से बंद कर रह जाती है कि मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, घर में खाना नहीं बनेगा तो घर के लोग क्या खाएंगे। ये जो विचार है महिलाओं को बांधने वाले, रोकने वाले, इसी के कारण महिला जानती बहुत है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के कारण ना घर से निकल पाती है, ना मूवमेंट से जुड़ पाती है, और ना ही इस तरह के लेखन में और सामाजिक लड़ाई में अपना योगदान भी चाह कर भी दे नहीं पाती है। मेरा एक लेख है आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के प्रश्न, तो उसमें मैंने अपनी व्यथा भी बताई है और उन सभी महिलाओं की बात बताई है कि जो महिला घर परिवार की जिम्मेदारी को बाजू रखकर मूवमेंट के काम से घर से निकलती है, तो उसे घर में भी सुनना पड़ता है और बाहर भी लोग उसके प्रति किस तरह की भावना रखते हैं या किस तरह की निगाह रखते हैं। तो यह भी एक तरह का महिलाओं का शोषण है। तो फिर भी जो महिलाएं दमदार हैं, साहसी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और अपनी बात पर दृढ़ रहकर जो अपने काम करती हैं, कर पाती हैं, वही इस तरह के मूवमेंट से जुड़ पाती हैं। और जो महिलाएं मूवमेंट से जुड़ गईं, दलित मूवमेंट, स्त्री मुक्ति मूवमेंट, आंदोलन, तो वे महिलाएं फिर बहुत साहस करती हैं, अपने घर परिवार की शोषण की बात भी बताती हैं और साहस के साथ समाज में हुए शोषण की बात भी बताती हैं। महिलाएं अपने शोषण को इसलिए छुपाती हैं, साधारणतः है कि लोग क्या कहेंगे, या मेरी बदनामी होगी, या मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रह जाऊंगी। ये जो भावनाएं हैं महिलाओं की, तो वे उसके शोषण को नहीं बता पाती हैं। महिलाएं अपने शोषण को फिर अंजाम ये होता है कि उस पर और शोषण होता है, और अगर वो बताने की कोशिश करती है तो घर में, परिवार में भी उसको रोका जाता है कि तुम हमारी नाक कटा रही हो, इस तरह की बातें बता रही हो। तो ये बातें भी महिलाओं के लिए बड़ी विचित्र बात होती है। तो इसीलिए महिलाएं घर से बाहर, यानी नौकरी तो करेंगी, कमाई तो करेंगी, लेकिन आंदोलन से जुड़ना है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं मुक्त रूप से
बाहर निकलकर मूवमेंट से जुड़ नहीं पाती हैं। यही कारण है कि महिला लेखिकाओं की संख्या भी कम है। और जो महिलाएं लिख रही हैं उनके लिए भी मैं एक बात जरूर कहूँगी कि नौकरियां कर रही हैं, घर गृहस्थी परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, इसके बीच में उन्हें कितना टाइम मिल पाता है कि वो पूरी तरह से लिख सकें और लिख कर अपने विचार अपनी भावनाएं समाज तक पहुंचाएं। तो यह भी एक कठिन समय है, कठिन बात है, क्योंकि सभी महिलाएं इतना संघर्ष नहीं कर पाती हैं। ये भी एक प्रकार का संघर्ष है। पूरी तरह दिन भर अपने काम नौकरी परिवार सबके प्रति जिम्मेदारी निभाई है। रात में सब खा पी लेंगे, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, सब कुछ सुनने के बाद जब सोने का समय आएगा तब महिला सोचेगी अरे मुझे कुछ करना है और वो मेरी जिम्मेदारी है। तो सब तो घर परिवार के लोग आराम कर रहे हैं, वह महिला अपनी जिम्मेदारी निभाती है रात भर जाग कर और अपनी नींद को खराब करके या अपने आप को थका कर या अपने समय को इस तरह से देकर ही वह अपने काम कर पाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने अपना लेखन इसी रूप में किया है। जब मैं स्कूल में टीचर थी, जब मैं कॉलेज में प्राध्यापिका थी, पूरा समय नौकरी के समय में जाता था, घर में दोनों समय का खाना बनाना, बच्चों को देखना संभालना, ये सब बातें ऐसी हैं जो घर घर की कहानी है। कोई महिला बताती है कहती है, कोई नहीं कहती है, कोई बात को समझ पाती है, कोई नहीं समझ पाती है। ये भी एक अलग बात है और इसको समझना जरूरी है। यही कारण है कि महिलाएं, कई लोगों ने एक दो किताबें तो लिख ली, लेकिन बाद में उनको लगता है कि अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई और मेरा लेखिका के रूप में मेरा नाम आ गया और मुझे तो अब उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हमारा जो लेखन है, चाहे दलित पुरुष लेखन हो चाहे दलित स्त्री लेखन हो, वह केवल लेखन नहीं है, वह प्रशंसा के लिए नहीं है, वह अपने नाम के यश के लिए नहीं है, गौरव के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के लिए है कि हमें जो हमारे अनुभव हैं, हमारे विचार हैं, जो लोगों को बताने की बातें हैं, वह हम लेखन के द्वारा समाज तक पहुंचाएं। अगर हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो फिर लेखन होता है, प्रकाशन भी होता है, संघर्ष होता है, रास्ते भी बनते हैं और हम उन रास्तों पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरी आत्मकथा है शिकंजी का दर्द, और उसमें मेरे जीवन के कितने संघर्ष हैं, कितनी यात्राएं हैं और उनमें एक लेखन प्रकाशन की भी यात्रा है। तो मैं तो एक बहुत छोटे गांव से आई थी, जहाँ से आने के बाद नागपुर जैसे शहर में बड़े शहर के बड़े रास्ते सड़क पार करना भी मेरे लिए बड़ा कठिन काम था। ऐसी स्थिति में मैंने जो बीए करके आई थी मध्य प्रदेश के छोटे गांव से, और नागपुर शहर के महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आने के बाद नागपुर के बीएड कॉलेज से मैंने बीएड किया था और सबसे पहले मैं स्कूल की शिक्षिका बनी थी। उसके साथ ही मैं समझने लगी थी अपनी जिम्मेदारी। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी, मुझे लगता था मेरे समाज के लोगों को भी पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज के लोग जानते ही नहीं हैं कि उनकी स्थिति क्या है। और तभी से मेरे मन में ये लगन थी कि मैं लिखूं, मैं लेखन करूं, मेरा लेखन प्रकाशित हो और मेरे लेखन के द्वारा मैं समाज तक अपनी बातें पहुंचाऊं। इसके लिए मैंने स्वयं बहुत संघर्ष किया है और मैंने वह मंजिल भी प्राप्त की है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, मैं यह सच है कि अगर मुझे अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता और मुझे सहयोग मिला होता तो मेरा लेखन बहुत ज़्यादा होता और अच्छा होता। खैर, अभी तो हूँ मैं और लेखन भी चल रहा है। वह समय आए कि मैं जो चाहती हूँ लेखन पूरी तरह आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ मैं सबसे पहले हमारी वरिष्ठ दलित लेखिका डॉक्टर कुसुम मेघवाल की बात करूँगी। डॉक्टर कुसुम मेघवाल उदयपुर की हैं और दलित मूवमेंट के साथ ही वे बुद्ध धर्म प्रचार और बुद्ध विचार प्रसार के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हैं और उनकी वे लेखिका हैं, कवयित्री हैं। उनकी लगभग 35 किताबें प्रकाशित हुई हैं। वो 35 किताबों की लिस्ट भी बताना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही कह रही हूँ कि उनकी कहानी संग्रह का नाम है अंगारा। अंगारा कहानी संग्रह में उन्होंने दलित नारी आक्रोश की कहानियाँ लिखी हैं और जिसमें
कहानी की चर्चा भी करूँगी मैं बाद में। उन्होंने बुद्ध बुद्ध संबंधी छोटी छोटी बुकलेट भी काफ़ी निकाली है। बाबा साहब अम्बेडकर पर उन्होंने छोटी छोटी अनेक किताबें प्रकाशित की हैं। उनका स्वयं का घर में ही प्रकाशन था और अस्मिता नाम की एक पत्रिका भी वे निकालती थी। और इसके साथ ही पति पत्नी डॉक्टर भाई साहब भागीरथ मेघवाल जी भी पूरी तरह समाज को समर्पित व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने भी अपना लेखन काफ़ी किया है। और कुसुम मेघवाल जी ने भी अपने ढंग से अपना लेखन किया है और समाज तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। हमारी वरिष्ठ लेखिका कावेरी जी, कावेरी दयानंद बटोही जी को सभी जानते हैं, कावेरी जी को भी सभी जानते हैं। बटोही जी जैसे दलित लेखकों में प्रथम पंक्ति के राइटर रहे हैं, जिनकी कहानी सुरंग बहुत प्रसिद्ध हुई है। और इसी तरह कावेरी जी ने भी अपना लेखन किया है। उनका उपन्यास का नाम है मिस रमिया। मिस रमिया उनका उपन्यास है। उनके कहानी संग्रह का नाम है एक नहीं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन है? जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसने बेईमानी की थी एकलव्य के साथ, और वैसे ही हमारे दलित शोषित पात्रों के साथ किस तरह अन्याय करते हैं ये गुरुजन। तो उन्हीं को उन्होंने नाम दिया है अपने कहानी संग्रह को एक नहीं द्रोणाचार्य। रजनी तिलक जी का नाम है यहाँ। वो भी वरिष्ठ लेखिका के साथ एक आंदोलनकारी महिला रही हैं। 1994 में सबसे पहले उन्होंने मुझे भी और सभी दलित महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन लिया था दिल्ली में, और हम सभी वहाँ इकट्ठे हुए थे। तब उनकी छुटपुट कविताएं छप रही थी रजनी तिलक की, लेकिन वो पूरी तरह मूवमेंट के यानी महिला मूवमेंट और दलित मूवमेंट को पूरी तरह समर्पित महिला थी। और वह ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही थी जिसमें दलित साहित्यकारों को, दलित महिलाओं को जोड़ रही थी। तो यद्यपि वो अभी हमारे बीच नहीं है, बड़ा दुखद है, लेकिन उनकी जो किताबें हैं वह बहुत ही यानी कि संदेशवाहक हैं समाज के लिए, दलित साहित्य के लिए बड़ी देन है। उनके कविता संग्रह का नाम है पदचाप। पद यानी पैरों की चाप, पैरों की आवाज़, पदचाप। उनका दूसरा कविता संग्रह का नाम है हवाओं सी बेचैन युवतियाँ। तो ये भी दूसरा कविता संग्रह उनका बहुत अच्छा है। उनके कहानी संग्रह का नाम है बेस्ट ऑफ करवा चौथ। ये कहानी संग्रह है। इसके साथ उनका लेखन और संपादन एक दूसरे रूप में हुआ है। उनका बड़ा एक दृढ़ निश्चय था कि मैं दलित महिलाओं को जोड़ूं, उनके लेखन को समाज के सामने लाऊं। यह इनका बड़प्पन था कि केवल अपना नहीं बताना, अपने तक सीमित नहीं रहना, बल्कि वे महिलाएं जो सामने नहीं आ पा रही हैं समाज के सामने लेखन प्रकाशन के द्वारा, तो उन महिलाओं को किस तरह सामने लाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और जिसका नाम था समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन। समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन, इस तरह की योजना बना के उन्होंने इसके अलग अलग खंड बनाए जाएं, यह उनका प्रयास था। उन्होंने कई मीटिंग की थी। इनकी पहली मीटिंग में मैं स्वयं दिल्ली में हाजिर थी, और इस मीटिंग के मार्फत, इस योजना के अंतर्गत उन्होंने पहला खंड जो निकाला था, जिसको हम कहेंगे समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन। मैं इस तरह आपको बता सकती हूँ, यह उनकी संपादित किताब है जिसमें कौशल्या बेसंत्री से लेकर हमारी कुमुद पावड़े मैडम, कुसुम मेघवाल जी, उर्मिला पवार, सुशीला टागोरे और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये पहली पुस्तक जिसका संपादन उन्होंने 2011 में किया था और ये स्वराज प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इसी के बाद उन्होंने दलित महिला लेखन कविता विशेषांक के रूप में दूसरा खंड निकाला था, और इस खंड में उन्होंने पूरे देश भर की अलग अलग भाषा की दलित कवियत्रियों की कविताओं को एकत्रित करके, उनके अनुवाद को एकत्रित करके उसमें छापा था। वो इसी तरह उनका समकालीन दलित महिला लेखन का तीसरा खंड भी प्रकाशित हुआ है, जो आत्मकथाओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अनेक हिंदी दलित महिला की आत्मकथाओं के साथ
मराठी दलित आत्मकथा और उस पर वैचारिक लेख, इन पर उन्होंने इस खंड को यानी कि नियोजित किया और उसको प्रकाशित किया। ये सभी खंड स्वराज प्रकाशन से प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद उनकी योजना थी कि पत्रकारिता पर भी पुस्तकें प्रकाशित की जाएं, इसी तरह के खंड प्रकाशित हों, और भी योजना थी जो 1918 के बाद पूरी नहीं हो सकी। अनीता भारती हमारी वरिष्ठ लेखिका हैं। उनका लेखन के रूप में भी काफ़ी हुआ है। वो भी विशेष रूप से मूवमेंट से जुड़ी हैं, महिला मूवमेंट। फिलहाल वो दलित लेखक संघ की अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते लगातार वेबिनार के द्वारा अनेक व्यक्तियों को उन्होंने अनेक विषयों से जोड़कर समाज के सामने प्रस्तुत किया है, और उसमें भी अपना खुद का समय बहुत बड़ी मात्रा में वे दे रही हैं। तो वेबिनार के द्वारा समाज को जागृत करने का काम कर रही हैं। तो यहाँ उनके कहानी संग्रह का नाम है एक थी कोटे वाली, कोटा यानी आरक्षण, एक थी कोटे वाली कहानी संग्रह। उनके कविता संग्रह का नाम है सुल्ताना का घर। सुल्ताना एक मुस्लिम स्त्री है, एक आम स्त्री, या जिसको कहेंगे कि वह एक मानक है कि एक स्त्री किस तरह के स्थिति में रहती है, किस तरह के अभावों में जीती है, किस तरह के अरमान रखती है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ऐसी अनेक सुंदर कविताएं इस कविता संग्रह में उनकी संकलित हैं। एक कदम मेरा भी, यह भी उनकी कविता संग्रह का नाम है। और फिलहाल उनकी आत्मकथा प्रसिद्ध हुई है, जिसको कहेंगे, जिसका नाम है छूटे पन्नों की उड़ान। यद्यपि यह अभी उनकी आत्मकथा का पहला खंड है, और इस खंड में उन्होंने अपने बचपन से माता पिता भाई बहनों से लेकर बचपन से अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई के बाद अपने राजीव जी से मुलाकात, यहाँ तक की बात उन्होंने अपनी आत्मकथा के पहले खंड में बताई है। तो उनकी समीक्षात्मक अनेक किताबें आई हैं और लगातार वे लिख रही हैं। वे एक समीक्षक आलोचक के रूप में भी मानी जाती हैं, और अनेक उनके प्रयास लेखन के क्षेत्र में चल रहे हैं। रजत रानी मीनू ये बड़ी लेखिका हैं, स्थापित लेखिका हैं। इनके विषय में एक बात जरूर कहूँगी कि उन्होंने लेखन के अलावा एक किताब का संपादन भी किया था। कुछ लेखिकाओं की कहानियों को चुनकर हाशिए की कहानियाँ नाम से उन्होंने अपना एक संपादित कहानी संग्रह बनाया था। तो इनके खुद की किताब के नाम है पिता भी होते हैं माँ। ये उनका कविता संग्रह है, पिता भी होते हैं माँ। हम कौन हैं, ये उनका कविता संग्रह है। हम कौन है, ये उनका कहानी संग्रह है। और इसी के साथ ही अनेक शोध ग्रंथ प्रबंध उन्होंने लिखे हैं, जो विशेष रूप से कथा साहित्य पर है, विशेष रूप से 90 दशक की कविताओं पर एक बड़ा शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा है। ये लेखिका हैं, कवयित्री हैं और समीक्षक हैं, आलोचक हैं, और उसके साथ ही लेखन संपादन के साथ शोध कार्य भी करवा रही हैं अपने यानी विश्वविद्यालय से। यहाँ कौशल्या वैशंत्री जी का नाम पहले लेना था, हालांकि वो मराठी भाषी महिला रही हैं, महाराष्ट्र की नागपुर की ही हैं। दोहरा अभिशाप उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, जो हिंदी में आई है, लेकिन ये हिंदी में लाना यानी दिल्ली के हिंदी साहित्यकारों के सहयोग से वे उसे हिंदी में ला सकी थी। दोहरा अभिशाप। तारा परमार उज्जैन की लेखिका हैं, संपादिका हैं। उनका अपना एक पत्र निकलता है, अस्मिता नाम की पत्रिका निकलती है, और वे एक अच्छी दलित लेखिका हैं और मूवमेंट से, महिला मूवमेंट, दलित मूवमेंट से जुड़ी हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा था। पहले से 90 के दशक से ही, यानी 1980 के बाद 1990 के बीच ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, और 90 के बाद से तो ये लगातार दलित साहित्य सेमिनार, दलित साहित्य सम्मेलन, इस तरह के अनेक कार्यक्रम लगातार होते रहे हैं, जहाँ हम एक दूसरे से मिलते रहे हैं। दिल्ली की पूनम तुसामण मैडम आजकल बड़ी चर्चा में है, क्योंकि उन्हें एक बड़ा पुरस्कार भी मिला है, मेले में लड़की, ये उनके कहानी संग्रह का नाम है। मदारी
ये उनका एक दूसरा कविता संग्रह आया है। इसके पहले उनका एक कविता संग्रह का नाम है माँ मुझे मत दो। ये काव्य संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। एक नई कवियत्री युवा कवियत्री अपने नए विचारों के साथ अपनी बात किस तरह कहती है, यह बात उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में नजर आती है। पूनम सुसामन जी, इसके साथ ही वो भी एक अच्छी आलोचक हैं, समीक्षाएं लिखती हैं और अनेक कार्यक्रमों में लगातार भाग ले रही हैं। रजनी डिसोदिया जी, ये दिल्ली की मिरांडा कॉलेज की प्रोफेसर हैं। चारपाई कहानी संग्रह इनका बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके साथ उनके कई समीक्षात्मक और संपादन किए हुए ग्रंथ भी प्रकाशित हो गए हैं। रजनी अनुरागी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो कविता संग्रह का नाम है बिना किसी भूमिका के, ये बड़ी, इसका जैसा कि उनकी ये बिना किसी भूमिका के कविता संग्रह का नाम है। और इसी तरह उन्होंने अपनी कविताओं को एक नए रूप में, नए ढंग से, मतलब एक नए उपमा उपमेय के आधार पर नए अलंकार और बिंब के साथ प्रकाशित किया है। बहुत सुंदर है। कभी ऐसा समय हो कि किसी की एक एक रचनाओं पर अलग से विचार विमर्श किया जाए, विस्तार के साथ बातें की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुमित्रा मेहरोल जी नई लेखिका हैं, उभरती हुई लेखिका हैं। फिलहाल अपनी आत्मकथा से बहुत चर्चित हैं। टूटे पंखों से परवाज तक, ये उनकी आत्मकथा का नाम है और ये एक दलित एवं विकलांग स्त्री की आत्मकथा है। इसके अलावा उन्होंने अनेक कहानियाँ भी लिखी हैं और कहानियों के साथ कुछ कविताएं भी लिखी हैं और लगातार वो अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं। तो टूटे पंखों से परवाज तक, ये उनकी आत्मकथा का नाम है। रजनी तिलक जी की आत्मकथा के विषय में नहीं बोल पाई। उनकी आत्मकथा का नाम है अपनी जमी अपना आसमां। यह भी उनकी आत्मकथा का ये पहला खंड ही रहा है। ये एक दुखद बात है कि इसके आगे के खंड वे नहीं लिख पाई और जो बहुत पहले शुरू करना था वो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने शुरू किया और एक ही खंड प्रकाशित हो सका। उसमें भी वह बचपन से माता पिता भाई बहन से लेकर मैट्रिक की पढ़ाई तक ही अपनी बात कह सकी और इसके बाद वो बम्बई चली गई थी नौकरी के लिए और वहाँ से लौटने के बाद महिला मूवमेंट से जुड़ी, क्योंकि बम्बई में, महाराष्ट्र में जो उन्होंने दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन देखा था और महिला मूवमेंट जो यहाँ चल रहा था उसके साथ दिल्ली में चलने वाले सवर्ण महिलाओं के आंदोलन भी थे, साथ ही सवर्ण मुख्य धारा की महिलाओं के, तो वो उससे जुड़ी और उसके साथ ही उन्होंने अपनी दलित महिला मूवमेंट को भी शुरू किया था। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ नीरा परमार। ये हमारी रांची की महिला हैं, दलित लेखिका हैं। इनके कहानी संग्रह का नाम है महक और कविता संग्रह का नाम है प्रतिरोध। इन्होंने शोधात्मक समीक्षात्मक एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलित कविता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। दलित कविता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। तो इसमें उन्होंने काफ़ी विस्तार के साथ दलित कविता पर और सामाजिक विचारधारा पर अपनी बात कही है। कौशल पवार हमारे समाज की उभरती हुई युवा लेखिका है। केवल लेखिका नहीं बल्कि आंदोलनकारी है, अनेक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, कार्यक्रम चला रही हैं। उनकी कहानी संग्रह का नाम है जोहड़ी। जोहड़ी कहानी में संग्रह में उन्होंने अपने जीवन के अनेक अनुभव कहानी के रूप में रखे हैं। इसके साथ उनकी आत्मकथा भी आ गई है जिसका नाम है बवंडरों के बीच। बवंडर, दलित महिला के जीवन में बवंडरों की कमी नहीं होती और ये बवंडरों के बीच इस तरह की उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपने अनुभवों को रखा है। डॉक्टर विमल थोरात हमारी वरिष्ठ महिला साहित्यकार हैं। लेखन संपादन में उनका नाम पहले लिया जाना था और वे दलित अस्मिता पत्रिका से जुड़ी हैं। उसके संपादन में उन्होंने अनेक दलित साहित्यकारों को जोड़ा है। समीक्षात्मक क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है और दलित कविताओं को उन्होंने संपादित करके संकलित भी किया है और कुछ ऐसी कविताओं का अनुवाद भी कराया है अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में जो विदेश तक पहुंचा है। तो डॉक्टर विमल थोरात जी का भी हमारे भारतीय महिला, दलित महिला लेखन में काफ़ी बड़ा योगदान है। डॉक्टर हेमलता महेश्वर
उनकी कविता संग्रह का नाम है नील नीले रंग के काव्य संग्रह है। इसके साथ उनकी एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक किताब है जिसमें उन्होंने जो शिल्पायन प्रकाशन से छपी है, इसमें उन्होंने दलित लेखन के विषय में, दलित महिलाओं के विषय में बहुत विस्तार के साथ अपनी बात अपने ढंग से कही है। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही है। पुष्पा विवेक दिल्ली की लेखिका हैं, कवयित्री हैं, लेकिन उनकी बहुत कविताएं प्रकाशित हुई हैं, 2-3 रजिस्टर भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक वे अपनी कविताएं प्रकाशित नहीं कर पाई हैं। ये अभी हो जाना चाहिए था, वो जल्दी ही प्रकाशित करेंगी। अब मैं कुछ ऐसी नई कवयित्रियों के लिए नाम ले रही हूँ जो अभी नई जुड़ी हैं, और इसके साथ ही कुछ लोगों के पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और कुछ लोग अपने प्रयत्न में लगी हुई हैं। डॉक्टर सुरेखा ये दिल्ली की हैं, दिल्ली हरियाणा, और कविता और वैचारिक लेख इनके काफ़ी स्पष्ट हैं, लिख रही हैं लगातार। नारी शक्ति के रूप में ये अपना काम कर रही हैं। कविताओं का संपादन और प्रकाशन भी इन्होंने किया है डॉक्टर सुरेखा। डॉक्टर रेखा रानी हैदराबाद, ये तो मानू में इफ्लू में प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छी विचारक और समीक्षात्मक इनका दृष्टिकोण है। समीक्षात्मक दृष्टि से इन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं महिला लेखन पर, दलित महिला लेखन और तेलुगु महिला लेखन, हिंदी दलित महिला लेखन और तेलुगु दलित महिला लेखन पर इनकी किताब आई है और काफ़ी अच्छा मैडम काम कर रही हैं। अंतिमा मोहन अंतु, ये अभी शोधार्थी थी, अभी प्रोफेसर बन गई हैं, मतलब पीएचडी होने के बाद कॉलेज में पढ़ाने लगी हैं। दलित लेखक मंच से जुड़ी हैं और इसके साथ ही लगातार अपने समीक्षात्मक लेखन में योगदान दे रही हैं। इंदु रवि दिल्ली की हैं, बड़ी अच्छी नई पीढ़ी की नई कवयित्री हैं। जैसा कि एक अपने मन में एक उत्साह होता है अपने लेखन के प्रति, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जब मेरा स्वाति बूंद और खारे मोती पहला कविता संग्रह छपा था तो मन में कितना उत्साह था, कितनी खुशी थी। कहीं 2 लाइन भी छप जाती थी तो मन भाव विभोर हो जाता था। ऐसे ही इंदु रवि की भावनाओं को मैंने समझा है। उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, सृजन के स्वर बिल्कुल प्रकाशित हो गया है, बहुत से लोगों के हाथों में पहुंच चुका है। हम कह सकते हैं एक नारी की अपनी अनुभूति, एक नारी की कविताएं, उसके अपने अनुभव की बातें, और इसके साथ ही उसके साथ की जो कुछ अड़चनें भी हैं कि उसे बराबर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, ये सब बातें हैं। फिर भी उसका एक कविता संग्रह छपा है। डॉक्टर आशा रानी, इनकी पहली किताब छप गई है जिसका नाम है स्त्री विमर्श की उलझनें। स्त्री विमर्श की उलझनें पहली किताब छप गई है। डॉक्टर राधा वाल्मीकि, ये भी बहुत चर्चित रही हैं। अभी फेसबुक पर मान अपमान सम्मान विरोध ये सब बातों के लिए फेसबुक पर जो वाद विवाद होता है, लोगों तक सब बातें पहुंचती हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन राधा मैडम बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवयित्री हैं, अपना काम कर रही हैं और अभी तक इनकी 4 किताबें प्रकाशित हो गई हैं। कविता लेखन और संपादन का काम भी कर रही हैं। इसी तरह पूजा प्रजापति का भी नाम आता है, जिनकी कविताएं फेसबुक पर आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं। उर्मिला हरित, रूपाली, ये भी अपने महिला मंच से जुड़ी हैं। प्रीति बौद्ध लगातार अपने काम कर रही हैं। शकुंतला, दीपाली, दीपांजलि, ज्योति पासवान, ये कविताएं लिखती हैं। यानी लिखना और प्रकाशित हो जाना, तो लेखिका तो हम उसे कहेंगे जो लिख रही है, प्रकाशित हो गई, यानी जग जाहिर हो गई, लोगों तक उसकी बात पहुंच गई। तो हमारी महिलाओं के लिए लिखना ही कठिन होता है, और जो लिख लेती हैं प्रकाशित नहीं कर पाती हैं, ये भी बड़ी दुख की बात होती है। क्योंकि मेरी रचनाएं जो सन 70 में लिखी गई थी, उनके प्रकाशन के लिए मुझे 20 वर्ष पार करना पड़ा, और जो 93 में पहली बार स्वाति बूंद और खारे मोती के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो हमें इस व्यथा को भी समझना चाहिए। ऐसी डॉक्टर राजकुमारी का नाम भी है, स्मृतियों के पंख नाम से उनकी किताब प्रकाशित हुई है।
साहित्य चेतना मंच में उनकी बहुत सी कविताएं आती रहती हैं, और इसी तरह और भी महिलाएं हैं जो लिख रही हैं। रमा पांचाल, अभी किरण, मैं उन महिलाओं का नाम लूँगी जो जनवरी मार्च 2008 अपेक्षा महिला लेखन विशेषांक में जिनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। 2008 जनवरी मार्च के दलित महिला विशेषांक में दलित स्त्री चिंतन के नाम से जो अंक प्रकाशित हुआ था, तो उसमें किरण देवी भारती की रचना छपी थी हंस में, ये पहले छप गई थी। हंस दलित विशेषांक में 2004 में छपी थी। रमा पांचाल ये अपेक्षांक में छपी थी। रानी नाथ, उपासना गौतम, तबसुम, संपत देवी पाल, ज्योत्सना सिद्धार्थ, निर्मला रानी, गीता सिंह, स्मिता पाटिल, इतनी महिलाओं का लेखन 2008 में अपेक्षा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन अनीता भारती जी ने ही किया था। और जो कहती, जिन्होंने बताया, और जैसा कि हमें पता है कि महिलाओं से लिखवा लेना इतना आसान नहीं होता। यद्यपि उनकी रचना उनके नाम से छपेगी, लेकिन उनसे लिखवा लेना कठिन इसलिए है कि वे अपने लेखन को टाइम ही नहीं दे पाती हैं, समय नहीं दे पाती हैं, या उसके महत्व को जानकर भी वे उसके लिए प्रयत्न नहीं करती हैं। इसलिए कई लेखिकाओं की रचनाएं लिखी हुई घर में ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं, फाइलों में दबी रहती हैं, पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं हो पाती हैं। तो अनीता भारती जी का कहना है कि इन सब महिलाओं को बार बार फ़ोन करके, पत्र लिखकर मैंने ही प्रोत्साहित किया था और उनसे रचनाएं लिखवा कर अपेक्षांक में उन्हें सम्मिलित किया था। आभा लता चौधरी का भी इसमें लेख था, इसी अंक में, अपेक्षांक में। इसके साथ जनवरी मार्च 2008 में बहुत सी लेखिकाओं की रचनाएं छपी थी, नई लेखिकाओं से आग्रह करके लिखवाया गया था। तो ये बहुत सी बातें हैं जो दलित महिला लेखन से संबंधित हैं और उनसे जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ मैं कुछ कहानियों के बारे में बताऊंगी जो एक पहले तो बता चुकी हूँ, बस फिर से अलग से बताना चाहती हूँ। जैसे कि डॉक्टर हेमलता महेश्वर की कहानियों के विषय में मैंने कहा था, दलित लेखिकाओं की कहानियाँ। डॉक्टर हेमलता महेश्वर की कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। कुछ कहानियाँ पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं, जैसा कि बेंगलोर के जैन विश्व महाविद्यालय में, तो वहाँ पर भी कहानी जुड़ी हुई है। उनकी एक कहानी है कामचोर, जो जाति भेद विमर्श से संबंधित है। उनकी एक कहानी का नाम है ठहरी हुई नदी, जो जाति भेद और दलित विमर्श की कहानी है। राज की रागी रागनी, ये उनकी कहानी दलित लड़की का सवर्ण से विवाह होना और सवर्ण परिवार का उस लड़की से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना और दूसरी अपनी सवर्ण समाज की बहू को लाने का प्रयत्न। ये बड़ी जद्दोजहद की उनकी एक कहानी है, बड़े अच्छे से उन्होंने उसको शिल्प के साथ निर्मित किया है। उनकी एक कहानी का नाम है, हेमलता महेश्वर की कहानी का नाम कर का मन का डारी के, आगे है मन का फिर। तो इसमें भी उन्होंने पत्नी का गुटखा खाने की एक समस्या को उठाया है, लेकिन केवल गुटखा खाना एक समस्या नहीं है, बल्कि समाज में स्त्री का मनोविज्ञान, स्त्री का अपना एक भय, एक उसके स्थान से उसको हटा देने का ये जो भय होता है, वह इस कहानी में चित्रित किया गया है। अब यहाँ सुमित्रा मेहरोल जी की कहानियों का के विषय में मैंने कहा था कि उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, यद्यपि वो कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित नहीं हुई हैं। तो उनके नाम है कहानी संग्रह के त्रिशंकु नाम की सुमित्रा मेहरोल की कहानी है, जो दलित वर्ग को आगे ना बढ़कर ऊपर से नीचे देखते हैं, दलित वर्ग को बढ़ा हुआ नहीं देखते हैं, बल्कि उसको वहीं के वहीं देखते हैं। आघात नाम की उनकी एक कहानी है, जो जाति भेद की कहानी कहती है। दलित अफसर के घर में जैसे मिठाई दी, और वो मिठाई वह दलित अफसर की महिला अपने घर की नौकरानी को दे देती है, और इस बात का पता लेखिका को चलता है, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो ये मन में आघात कि हम कितने भी पढ़ जाएं, हम बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं, और हम
ऊंचे अफसर बन जाएं, अपने आप को सम्मानित मानने लगें, लेकिन हमारे प्रति लोगों की जो मानसिकता है वह बदलती नहीं है। इसका एक आघात, ये सच्चाई है, ये समाज में व्याप्त है। तो इसी को तोड़ना है, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो यहाँ सुमित्रा मेहरोल की एक कहानी का नाम है कटघरे में। कटघरे में यानी अब सवाल जवाब की बात है, जहाँ एक स्त्री का शोषण, दलित स्त्री का दलित परिवार में शोषण किस तरह हुआ है कि वह नवविवाहिता कितनी जल्दी अपने जीवन में मुरझा गई और कुछ बच्चों के जन्म देने के बाद ही वह टीबी की मरीज होकर मर गई, और उसके बनने के बाद भी किस तरह उसका दाह संस्कार किया गया। बड़े दुख की बात होती है कि हम परंपराओं का अंधानुकरण करते हैं, और एक मरे हुए शव की भी क्या दुर्दशा होती है, मरे हुए व्यक्ति के शव की। तो ये इस कहानी की सच्चाई नज़र आती है। उससे बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज कब जागृत होगा, कब समझेगा इन सब बातों को। पूनम कुसामन की जो कहानी है मेले में लड़की, वह भी अनेक कहानियाँ इसमें संकलित हैं, जिसमें उन्होंने गंगा की कहानी है, गंगा नाम की कहानी, और इसी तरह ये 10 कहानियाँ संकलित हैं अलग अलग स्वर के साथ। कौशल पवार की ने भी जोड़ी, जो स्वयं एक छोटा सा पानी का डबरा होता है, जहाँ सन पटसन को पछोड़ने के लिए जाना पड़ता है, और वहाँ एक सवर्ण मानसिकता किस तरह से दलित स्त्री को देखती है, ये सब बातों को बताया गया है। और जो रजनी तिलक की कहानी है वुमेन सेल, ये भी एक दलित महिला की कहानी है, एक आक्रोश के साथ कि किस तरह से दलित महिला वेश्या करवा चौथ, ये कहानी में भी कुछ इस तरह से बताया गया है कि करवा चौथ स्त्रियां रखती हैं अपने पति के लिए, और जिस प्रेमी पति से ही उसको प्रताड़ना मिलने लगे तो वह स्त्री क्या करवा चौथ रखेगी। तो फिर वह जैसे बटर चिकन के साथ अपने व्रत को खुलती है, या उस दिन भोजन में वह खाती है। इस सब बात को बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने बताया है। राजो गुड्डी नाम की भी कहानी है उनकी, रजनी तिलक की, जो उनकी अपनी आत्मकथा से जुड़ी हुई अपने अनुभव की कथाएं हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो महिला लेखन के साथ सामने आती हैं। रजत रानी मीनू की भी कहानी संग्रह है हम कौन है, जिसमें 12 कहानियाँ संकलित हैं, और सभी कहानियाँ दलित और स्त्री विमर्श की कहानियाँ हैं। जिसमें सुनीता नाम की एक कहानी है, बहुत सशक्त कहानी है, और इसमें शिक्षा के प्रति जागृति और इच्छा, दृढ़ शक्ति उस कहानी की पात्र में है कि मैट्रिक इंटर करने के बाद ही पढ़ाई करने में जो कठिनाई आती है, किस तरह वह बीए कर पाती है, श्रम और संघर्ष के साथ वह एमए एलएलबी भी करती है, और शिक्षक की ऊँचे शिक्षा पाकर वह ऊँचे पद पर नौकरी करती है। किस तरह अम्बेडकरवादी विचारों से जुड़कर वह समाज के लिए कार्य करती है, और राजनीति में आकर चुनाव लड़कर सांसद बनती है। ये बड़ी बात है कि हम इस तरह की भावना अपनी महिलाओं के लिए रख सकते हैं, और उनको इस तरह बनता हुआ देखने की अभिलाषा भी करते हैं। बेदिन कहानी भी रजत रानी मीनू की बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें अंजू नाम की नारी पात्र है, जो पढ़ना चाहती है, लेकिन हाई स्कूल का पेपर देने के साथ ही उसका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वह गर्भवती हो जाती है और आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है। आगे चलकर उसी महिला को जब घर से निकाला जाता है तो वह इतनी दुखी होती है कि काश मैं पढ़ लेती तो आज अपने पैरों पर खड़ी होती और मुझे किसी के मोहताज नहीं रहना पड़ता। तो ये नारी की स्थिति है, सच्चाई है नारी जीवन की। नारी लेखन की विशेषता यही है, और पूरे दलित लेखन की विशेषता भी यही है कि हम कल्पनाओं से नहीं लिखते, कल्पना के पंख लगाकर उड़ते हुए आसमान की बातों को नहीं लाते, बल्कि कठोर जमीन पर रहकर हम अपने जीवन की सच्चाई को अपने लेखन के द्वारा बताते हैं। तो दिशोदिया जी की जो चारपाई कहानी है, और भी बहुत सी कहानी है। इन कहानियों में भी जैसे गोद भराई कहानी, बहुत सुंदर कहानी है उनकी। मधु और अनीता की देवरानी जेठानी की कहानी है कि किस तरह गर्भवती होने के बाद एक महिला का मान बढ़ता है, और जो महिला गर्भवती नहीं है उसको ऐसे कार्यक्रम में पीछे रखा जाता है। ये सब हमारी सामाजिक परंपराएं हैं
जो महिला को प्रताड़ित भी करती हैं और उनके शोषण का कारण भी बनती हैं। एक गैर साहित्यिक की डायरी, ये भी उनकी बड़ी अच्छी कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के मार्फत अपनी बात कही है। एक सिकोटे वाली कहानी में भी अनीता भारती ने जो बताया है, वह एक लड़की जो कोटे में आरक्षण के साथ शिक्षिका बनती है, तो उसके प्रति वहाँ स्टाफ की महिलाओं की क्या भावना होती है और किस तरह से वे जब तक जाति का पता ना हो उसके साथ सम्मान का व्यवहार करती हैं, और जैसे ही जाति का पता चलता है तो वह कहती हैं, अरे यह तो मायावती निकली। मायावती यानी जाति का नाम, कि किस तरह वे उसको दलित जाति का मानकर फिर अपमानित करती हैं। तो ये सब, जैसे कि कुसुम मेघवाल की कहानी अंगारा है, जिसमें उनकी एक कहानी का नाम मंगली है, और इस मंगली कहानी में एक दलित स्त्री अपने बलात्कार का, शोषण का बदला इस तरह लेती है कि डराती सिवाय उसका अंग भंग करके उसको हमेशा के लिए अपंग बना देती है। इसी तरह मीरा परमार ने भी अपनी कहानियों में ये सब लिखा है। मेरी अपनी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यद्यपि वे 80 के दशक से पहले की कहानियाँ थी जो अनुभूति की घेरे कहानी संग्रह में आई हैं, और टूटता बहन कहानी संग्रह में दलित और महिला विमर्श की कहानियाँ हैं। जरा समझो कहानी संग्रह में भी जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, दलित और महिला विमर्श की कहानियाँ हैं। संघर्ष कहानी संग्रह बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है, कई जगह पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। ये सब शिल्पायन प्रकाशन से आया है। ये भी अपने स्थिति तो बनाई है लेखन ने, दलित महिला लेखन ने। इसके साथ ही मेरे 4 कविता संग्रह हैं, नाटक है, आलोचनात्मक साहित्य है, और भी पत्र लेखन, समीक्षात्मक लेखन भी हुआ है। तो ये जो लेखन हुआ है महिला लेखन, तो महिला लेखन के द्वारा हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ मैं इस बात पर भी बात करना चाहती हूँ कि दलित साहित्य केवल साहित्य नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने वाला, समाज में चेतना जगाने वाला साहित्य है। हमारे साहित्य से समाज को प्रेरणा मिले, जागृति मिले, यही हमारा संदेश, यानी दलित लेखिकाओं का संदेश है। और आजकल जो विमर्श की दृष्टि से विभिन्न समस्याओं की खोज की जा रही है और उनके निराकरण के उपाय खोजे जा रहे हैं, इसी दृष्टि से हमारा लेखन भी होना चाहिए। पहला कदम वह था कि हम अपनी यानी दुख भरी स्थिति का बयान कर रहे थे। उसके बाद का दूसरा चरण यह था कि हम अपनी उस शोषित पीड़ित स्थिति पर दुख प्रकट कर रहे थे। तीसरा चरण वह था कि उस दुख से हम निजात पाना चाहते थे, उससे हम मुक्त होना चाहते थे। और अब 2020 का चरण यह माना जाना चाहिए दलित लेखन में, साहित्य लेखन में, दलित महिला लेखन में, कि अब उन समस्याओं को हमें पूरी तरह तोड़ देना है और हमें ऐसी स्थिति का निर्माण करना है कि हम पूरी तरह शोषण से मुक्त समाज का निर्माण, समाज को दिखा सकें। यानी हमारे साहित्य के माध्यम से ऐसे दृश्य उपस्थित होना चाहिए कि अब समाज में उन रूढ़ियों को नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन रूढ़ियों को चलाने वालों को ही अब ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि मेरा उपन्यास है वह लड़की में 3 पीढ़ियां हैं कि पहली पीढ़ी में तो वह पहली पीढ़ी है जो 70 के पहले की पीढ़ी है और जो शोषण, समाज का शोषण, घरेलू हिंसा को सहती है। दूसरी पीढ़ी वह आती है कि वह पढ़ लिख गई है, अपने शोषण को समझ रही है और उससे निजात पाना चाहती है। और तीसरी पीढ़ी की वे महिलाएं हैं जो आज की युवा लड़कियां हैं, जो पूरी तरह से अब शोषण को नहीं सहेंगी और इसका लिए उन्होंने कानून का भी सहारा ले लिया है और कानून के सहारे के साथ ही अब वो शोषण से पूरी तरह मुक्त होने जा रही हैं। तो ये शोषण से मुक्ति की बात तो अच्छी है, लेकिन क्या फिर भी दलित महिला पूरी तरह शोषित हुई है? क्या आज भी समाज में
इस तरह के प्रकरण नहीं हो रहे हैं। स्वयं मेरी बेटी, छोटी बेटी, जो दहेज प्रताड़ना के कारण ससुराल से मेरे घर वापस भेज दी गई, क्योंकि हमने दहेज नहीं दिया था। यह कहकर ही शादी की थी कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हम बेटी की शादी करेंगे, इसको दहेज नहीं देंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो उन्होंने हाँ कहा, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने दहेज की मांग शुरू कर दी कि लैपटॉप लेकर आओ, स्कूटर लेकर आओ, और इसी के तरह जैसे 5 लाख लाओ, हमको अभी फ्लैट खरीदना है। तो ये सब बातों से पीड़ित मेरी बेटी ने एक लंबा समय दुख का भोगा, लेकिन फिर क्योंकि वह मेरी बेटी थी, उसने ये सब बातों को बाजू रख के स्वयं नौकरी की और यानी कानूनी तौर पर वह इससे मुक्त हुई है और पुनर्विवाह के साथ उसने अपने जीवन नए रूप में जीना शुरू कर दिया है। तो हमारी बेटियों को यही संदेश हम देना चाहते हैं अपनी बातों के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी बेटी का विवाह भी इंटरकास्ट हुआ है, एससी से एसटी में, आदिवासी समाज में। और हम समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, दो समाज किस तरह मिल सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात होती है जब सामने वाले समझदार हैं और हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सामान्य बातों की अपेक्षा और भी ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो ये मेरा अपना प्रयास है, जो मैंने विवाह के पहले से ही मेरा लेखन शुरू था, विवाह के बाद भी मैं लिखती रही, नौकरी करने के बाद भी मैं लिखती रही, लेकिन प्रकाशित करने में काफ़ी समय लगा। और इस प्रकाशन के बाद भी चर्चा में आने में बहुत समय लगा। एक महिला मैं हूँ और मैं एक प्रतिनिधि महिला के रूप में कहना चाहती हूँ कि जब कोई महिला लिखती है तो उसके लेखन पर गौर नहीं किया जाता, गौर कर भी लें तो चर्चा नहीं की जाती। चर्चा करेंगे तो घर में करेंगे, अकेले में करेंगे, मंचों पर चर्चा नहीं होती है, पत्रिकाओं में चर्चा नहीं होती है। और जिसका कारण यह होता है कि वह महिला का लेखन अंधेरे में ही रहता है, चर्चा में नहीं आ पाता है। मैंने भी 93 में जो मेरे काव्य संग्रह छपे, साथी बूंद और खारे मोती, 94 में यह तुम भी जानो तुमने उसे कब पहचाना 97 में छप गया था। इसके साथ ही कहानी संग्रह टूटता वहम, अनुभूति की घेरे, ये सब छपता रहा। नंगा सत्य भी आ गया, संघर्ष भी आ गया। लेकिन जब 2011 में मेरी आत्मकथा वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई, शिकंजे का दर्द, और उसके साथ ही जब लोगों ने इसे हाथों हाथ उठाया, इसकी चर्चा हुई, इसके साथ ही सुशीला टागभोरे के नाम की चर्चा होने लगी। और फिर मेरा वह पूरा साहित्य देखा गया जो 93 में छपा था, 94 में, 2000 के पहले छपा था। तो क्या कारण है कि महिलाओं के साहित्य पर चर्चा करने में, होने में इतना समय लगता है? एक तो यह बात सही है कि जब दलित साहित्यकार लिखता है तो उसकी साहित्य की चर्चा बहुत कम होती है, मुख्य धारा के मंच पर नहीं होती है। और मुख्य धारा के मंच पर कुछ ऐसे लोगों की ही चर्चा होती है जो उनसे जुड़े हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं तो वो क्या अंधेरे में ही रहेंगे या उनके लेखन का मूल्यांकन नहीं होगा? यह बात भी एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है। यह उन सब के साथ अन्याय है जो निष्ठा के साथ दलित साहित्य लिख रहे हैं, अपना कर्तव्य मानकर लिख रहे हैं और अपना समय देकर, अपने तन मन धन से वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो आज भी यह बात मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर जो दिल्ली से दूर हैं उनको दूर का मान लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सब एक हैं। यहाँ दलित जाति को भी अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं की तो एक जाति होती है और वे सभी शोषित हैं। हम महिलाएं एक हैं, इस बात को तो मैं कबूल करती हूँ और जाहिर भी करती हूँ कि दलित महिलाओं में किसी तरह का आपसी जाति भेद या आपसी भेदभाव नहीं है। और हम सब बहनापे के साथ अपने लेखन को, प्रकाशन को, एक दूसरे के लेखन की चर्चा कर रही हैं, अपने लेखन की भी बात कर रही हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, पुरुष मानसिकता की बात मैं कहूँगी। यद्यपि यह भी है कि अनेक पुरुषों ने दलित महिलाओं को लेखन के क्षेत्र में सहयोग भी दिया है, उनके लेखन का संपादन भी किया है। जैसे कि डॉक्टर
कुसुम कमलेश जी, अब उनके दो नाम है, डॉक्टर कुसुम जी वियोगी, डॉक्टर कुसुम कमलेश जी। तो उन्होंने 98 में कुछ महिलाओं की कहानियों का संपादन किया था, और जिसमें मेरे पास उनकी कहानियों के नाम भी लिखे हैं कि उन्होंने, हाँ, जो उनकी किताब का नाम था दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियाँ, ये सबसे पहले इन्होंने संपादित किया था। इसके पहले रमनिका गुप्ता जी ने भी संपादन किया था। अनेक दलित साहित्यकारों की कहानियों को संपादित किया, कविताओं को संपादित किया। अनेक उन्होंने युद्धरत आम आदमी पत्रिका के अनेक दलित विशेषांक निकाले थे, और मेरी कहानी सिलिया को भी सबसे पहले उन्होंने 94 में अपनी पत्रिका में छापा था। हम, लेकिन वो तो महिला अपनी मतलब रमनिका गुप्ता जी थी, जिन्होंने एक संवेदना के साथ दलित साहित्यकारों को छापा था। लेकिन जब हमारे अपने व्यक्ति ऐसा काम करते हैं दलित साहित्य को जोड़ने का, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो डॉक्टर कुसुम कमलेश जी ने किया, दलित महिला कथाकारों की चर्चित कहानियाँ, इसमें उन्होंने मेरी कहानी सिलिया और टूटता बहन को रखा था। कुसुम मेघवाल की कहानी मंगली, कावेरी जी की कहानी सुमंगली एक नहीं द्रोणाचार्य। इसी प्रकार उन्होंने रजत रानी मीनू की कहानी गिरोह और सुनीता को रखा था अपने संकलन में। रजनी तिलक की कहानी राजो और वुमेन सेल को रखा था। इसके साथ उन्होंने बंदिता कमलेश्वर की दो कहानियाँ, चौका बर्तन और टोकरा, दो कहानी रखी थी। सुमन प्रभा की कहानी का नाम है नई दुनिया की तलाश और आसमान पुत्र मनसुख। ये उनकी कहानी संग्रह प्रकाशित, ये संपादित कहानी संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया था। और उस समय उन्होंने ढूंढ ढूंढ के दलित महिलाओं को की कहानियाँ ली थी, क्योंकि तब तक अधिक ना तो कवि कहानी संग्रह छपे थे और ना ही दलित महिलाएं ज़्यादा कहानीकार के रूप में सामने आई थी। इसके बाद रजत रानी मीनू ने भी एक हाशिए की कहानियाँ कहानी संग्रह का संपादन किया था, जिसमें उन्होंने मेरी भी कहानियाँ ली थी और अनेक दलित महिलाओं की कहानियों को संपादित किया था। तो ये तो हम कहेंगे कि कुछ पुरुषों का योगदान भी रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि महिला लेखन को लेखन नहीं कहते। अरे आप लोग क्या लिखोगी, वही लिखोगी घर का रोना, नौकरी का रोना, बच्चों का रोना। तो ये जो पुरुष मानसिकता है, ये हमारे लोगों में कहाँ से आई? ये तो मनुवादी मानसिकता है। जब पुरुष अपने आप को घर में प्रमुख मानता है और अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानता है, तब वह अपने आप स्त्री को नगण्य मानता है। तो जो पुरुष स्वयं मूवमेंट से जुड़े हैं, या जिनकी महिलाएं स्वयं लेखिका रूप में या बड़ी नौकरी करके साथ बराबर से चल रही हैं, ऐसे पुरुष तो अपना मंतव्य इस तरह नहीं बताते हैं। लेकिन वे पुरुष जिनकी महिलाएं अभी भी घर की चौखट से बंधी हुई हैं, वे लोग अक्सर महिलाओं को नगण्य मानकर उनसे यही कहते हैं कि तुम अपना कार्य क्षेत्र, घर, बच्चे संभालो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो यहाँ महिला लेखन की बहुत सी बातें हैं कि पुरुष इस तरह विरोध भी करते हैं, और सवर्ण लेखन में जो चर्चा नहीं होती, सवर्ण साहित्यकारों के कलम से हमारे लेखन के बारे में जो कभी चर्चा नहीं होती, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कि क्या बात है कि हमारी लेखिकाएं इतना अच्छा लिख रही हैं, हमारी रजनी अनुरागी की कविताएं कितनी सुंदर हैं, बेजोड़ कविताएं हैं, उन कविताओं को उल्लेख नहीं हो पाया है। लेकिन मैं कहूँगी कि इंद्रप्रस्थ कॉलेज की डॉक्टर रेखा सेठी मैडम, इन्होंने स्त्री प्रश्न के साथ अपनी 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, और अपनी पुस्तक में उन्होंने स्त्री लेखन कविताओं के रूप में भी, आत्मकथा के रूप में भी और गद्य रूप में, कहानी रूप में भी उन्होंने स्त्री लेखन की चर्चा की है। ऐसी और भी कुछ महिलाएं हैं जो लगातार इस तरह से काम कर रही हैं, महिला लेखन की बात कर रही हैं। महिला लेखन हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि आज भले ही हमारे लेखन की चर्चा ना हो, यद्यपि अब महिला लेखन की चर्चा होने लगी है, हमारा महिला लेखन भी स्थापित हो रहा है, क्योंकि आत्मकथा के रूप में जो आत्मकथाएं सामने आई हैं, आत्मकथा में
मैं कह सकती हूँ कि सबसे पहले जो कौशल्या बेसंतरी जी की आत्मकथा, मराठी भाषी महिला की आत्मकथा हिंदी में आई, उसके बाद शिकंजे का दर्द मेरी आत्मकथा आई, इसके बाद रजनी तिलक की आत्मकथा अपना जमी अपना आसमां, अनीता भारती की आत्मकथा छोटे पन्नों की उड़ान, कविता कावेरी जी की आत्मकथा टुकड़ा टुकड़ा जीवन, और अभी सुमित्रा मेहरोल जी की आत्मकथा टूटे पंखों से परवाज तक, और कौशल पवार की आत्मकथा बवंडरों के बीच। इतनी आत्मकथाएं आ गई हैं। तो आत्मकथा यानी जीवन का सच्चा लेखा जोखा, उसमें किसी भी प्रकार का बनावटी बात नहीं होती है, अतिशयोक्ति नहीं होती है। जो अतिशयोक्ति होती है वह साफ नजर आ जाती है। तो महिलाओं ने आत्मकथा के रूप में जो इतनी महिलाओं ने अपने जीवन के दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है। तो दलित लेखन का जो मानक है वह आत्मकथा यानी आधार बिंदु, उसको आत्मकथा ही माना है, चाहे वह मराठी दलित साहित्य हो, चाहे वह हिंदी दलित साहित्य हो। अगर हम समाज की रीति नीति की विश्लेषण रीति नीतियों का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें आत्मकथाओं को देखना होगा। सवर्ण आत्मकथाओं में भी बहुत सवर्ण महिलाओं की आत्मकथाएं, चाहे रमनिका गुप्ता की आत्मकथा आई है हाथ से आफुदरी, और किरण सोनरक्षा की आत्मकथा आई है पिंजरे की मैना, इसी प्रकार कुसुम अंसल की आत्मकथा आई है जो कहा नहीं गया, और भी आत्मकथा आई है जिनमें इसने प्रभा खेतान की आत्मकथा आई है अन्या से अनन्या। इन आत्मकथाओं में क्या है, चाहे वो भले ही आगे बढ़ गई हैं, जैसे प्रभा खेतान, वह एक ऐसी स्त्री थी जो अविवाहित रहकर एक विवाहित पुरुष के साथ रहकर अपना जीवन जी रही थी। ये उसका मुक्त जीवन का उदाहरण था। लेकिन फिर भी क्या समाज में वह शोषित, पीड़ित और अपमानित नहीं थी? वह उसका दुख था जो उसने अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। कुसुम अंसल जब कहती हैं कुछ बातें ऐसी जो कह नहीं पाई, जो कहा नहीं गया, तो वो कैसी बातें हैं कि समाज के सामने अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए वे उन बातों को कह नहीं सकी। हम सवर्ण स्थापित समाज की मुख्य धारा की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उस महिलाएं कहीं भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं। वे वहाँ भी शोषित पीड़ित है, भले ही अपनी गरिमा के लिए चुप रहती हैं। चंद्र किरण सोनरक्षा पिंजरे की मैना, जैसा कि आत्मकथा का नाम है, तो पिंजरे में भले ही सोने का पिंजरा हो, भले ही सोने का दाना चुगती हो, लेकिन वह पिंजरे में कैद है। यद्यपि यह महिला तो बहुत शोषित रही है अपने पति के द्वारा। हम बात कर सकते हैं मन्नू भंडारी की, जो राजेंद्र यादव जैसे साहित्यकार और पत्रकार और संपादक की पत्नी थी, तो वह भी अपनी एक कहानी के रूप में अपनी आत्मकथा लिखती है, और वह अपनी उस व्यथा को बताती है एक साहित्यकार के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक लेखिका के रूप में, एक माँ के रूप में, कितने दुखों को उसने कितने कष्ट में अपना जीवन जिया था। पुरुष अहम के सामने स्त्री किस तरह प्रताड़ित होती है, यह स्त्री आत्मकथाओं में हम देख सकते हैं। तो ये सवर्ण स्त्रियों की आत्मकथाओं की बात थी। हमारी दलित स्त्रियों की आत्मकथा में भी जो रजनी तिलक की आत्मकथा है और अनीता भारती जी की आत्मकथा है, उनमें अभी वो बातें संघर्ष के रूप में नहीं आई हैं जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है, सहा है या भोगा है। या वो अब रजनी तिलक जी तो लिख नहीं पाएंगी, बाकी महिलाएं लिखेंगी जिनके सामने अभी काफ़ी समय है। तो कई बातें अपने परिवार को बचाने के लिए या पति की नाराज़गी से बचने के लिए हम अपने जीवन की सच्चाई नहीं बता पाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। और क्योंकि मैं महिला मूवमेंट से जुड़ी थी, मैं वह साहस कर सकी। जब मेरी आत्मकथा रजत रानी मीनू ने पढ़ी थी तो उन्होंने उस समय फ़ोन करके पूछा था कि दीदी आप ये सब कैसे लिख सकी, मैं तो ये साहस नहीं कर सकती। तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं महिला मूवमेंट से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं ये साहस कर सकी। महिला लेखन के साथ महिला में साहस भी होना चाहिए ताकि समाज की सच्चाई को वह निर्भीकता के साथ बता सके। तो हमारा लेखन, महिला लेखन समाज की सच्चाई को बताता है। हमारी आत्मकथाएं समाज की अंदरूनी व्यवस्था को व्यक्त करती हैं,
और ये अंदरूनी व्यवस्था पर ही आजकल विमर्श हो रहा है, स्त्री विमर्श के नाम पर, दलित विमर्श के नाम पर। इसकी जो समस्याएं हैं, इसके जो अपने अनेक कारण हैं जो बंधन के रूप में हैं या समस्याओं के रूप में हैं, तो इनको कैसे तोड़ा जाए। अब स्त्री अध्ययन के रूप में अलग से महाविद्यालयों में केंद्र खुल गए हैं स्त्री अध्ययन के रूप में, और इसी तरह दलित अध्ययन के रूप में भी केंद्र खोले गए हैं। आदिवासी अध्ययन, ये भी एक विशेष अध्ययन का विषय बन गया है। तो केवल अध्ययन अध्यापन से ही क्या हम अपने समाज में स्त्रियों को पूर्णतः अन्याय अत्याचार से मुक्त कर पाएंगे? क्या हम मात्र अपने लेखन से समाज में स्त्रियां मुक्त कर सकेंगे, या फिर हमें अपने खुद के कदम भी उठाना पड़ेगा, समाज में जाकर, गली कूचे में जाकर, घर घर जाकर महिलाओं से मिलकर और उनकी स्थिति को समझकर। और इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि क्या महिलाएं अभी जागरूक हैं, शिक्षित हैं। अभी भी गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेखन तो वे पढ़ती ही नहीं है। हमारा लेखन वो वे महिलाएं पढ़ती हैं जो स्वयं जागरूक हैं। तो जो जागरूक नहीं है, जिनको पढ़ना चाहिए, उन तक हमारा लेखन कैसे पहुंचे? ये भी बड़ी समस्या है कि जब कोई किताब छपती है तो उसकी कीमत एकदम 400-500 से ज़्यादा रुपये रख दी जाती है, जो एक आम महिला के लिए खरीदना कठिन होता है। अगर वो 2 किताब खरीदना चाहेगी तो 1000 रुपये अपने लिए खर्च नहीं कर पाएगी। तो ये प्रकाशक की अपनी नीतियां हैं कि वो मार्केट देखते हैं, किसी किताब छापना और कितनी वो कमा सकेंगे, यह भी अपना मार्केट देखते हैं। तो प्रकाशन ऐसा हो कि हर ज़रूरतमंद तक दलित लेखन पहुँचे, महिला लेखन पहुँचे। महिला लेखन जब लोगों तक पहुँचेगा तभी महिलाओं की समस्या लोगों तक पहुँच सकेगी, और उसके साथ ही हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकेंगे कि आज हमारी क्या स्थिति है। तो यह स्थिति हम इस रूप में देखें कि आज महिला समाज में पुरुषों के समान हो गई हैं। क्या वे अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर रही हैं? क्या शोषण के विरुद्ध उनको अधिकार मिल गए हैं, या धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है? अब यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की बात है। बौद्ध धर्म में भी कहीं कहीं अंधानुकरण तो किया ही जा रहा है कि पूजा के नाम पे अगरबत्ती और फूल और पत्तों को चुना जाता है। तो यह बात अलग है। महिला स्वतंत्रता की जो बात है वह पूरी तरह वैचारिक रूप से होना चाहिए, और जब तक महिलाओं के समाज के विचार में महिला स्वतंत्रता की बात नहीं आती है, तब तक महिला स्वतंत्रता, महिला मुक्तता, महिला स्त्री पुरुष समानता, इसकी संभावना कठिन ही है। तो भारतीय संविधान में हम महिलाओं को अधिकार तो मिले हैं। अम्बेडकरवादी आंदोलन से बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है और अभी भी चल रहा है। कई संस्थाएं अभी लगातार ये काम कर रही हैं। जब मनीषा वाल्मीकि का रेप कांड और हत्याकांड हुआ, उस समय अनेक दलित गैर दलित संस्थाएं अपनी मीटिंग ले रही थी, कार्यक्रम बना रही थी और घटना स्थल पर जा रही थी। लेकिन वो सब तो हो रहा था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? हम अंजाम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये गैर दलित महिला संस्थाएं दलित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर सकती हैं? हमारी दलित महिला संस्थाएं कितनी सक्षम बनी हैं और कितना वे शोषित पीड़ित महिलाओं को न्याय दिला पाती हैं? ये सब अनेक प्रश्न हैं और ये हमारे लेखन के विषय होना चाहिए। अभी जो नई लड़कियां सिर्फ कविताएं लिख रही हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे कहानियाँ भी लिखें, उपन्यास लिखें, वैचारिक लेखन लिखें, अपने विचार लिखें, साथ ही समाज को अपने विचारों से संदेश दें कि समाज को हम किस तरह बदल सकते हैं। तो हमारी विचारधारा फुले अम्बेडकर की विचारधारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, स्त्री मुक्ति आंदोलन की विचारधारा है। और 19वीं शताब्दी में ही 1882 में मराठी भाषा में ताराबाई शिंदे ने किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे एक मराठा एक ओबीसी समाज की महिला थी और उनके पिता महात्मा ज्योतिराव फुले के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके संपर्क में थे।
लेकिन फिर भी वे समाज की मान्यताओं के सामने अपनी बेटी को अधिकार नहीं दिला सके। जब उनकी बेटी विधवा हुई, निसंतान विधवा, तो उसे भी एक विधवा का पूरे तरह से शोषण शोषण सहना पड़ा। उस शोषित अवस्था में ही ताराबाई शिंदे ने ये आवाज़ उठाई थी कि समाज में पुरुषों को इतने अधिकार किसने दिए और महिलाओं पर इतना शोषण करने का अधिकार किसने दिया। तो ये उनके प्रश्न हैं जो पूरी किताब में प्रश्न भरे हैं, जो ताराबाई शिंदे ने अपनी रचना में 1882 में ही लिख दिया था। सावित्रीबाई फुले ने अपने साहित्य में अनेक ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो दलित समाज को, स्त्री समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये सब साहित्य महिलाओं को पढ़ने को मिले। महिला लेखिकाएं जो लिख रही हैं उनका अध्ययन मनन चिंतन भी होना चाहिए, तभी वे बहुत जागरूक होकर, जागरूकता के साथ, चेतना के साथ अपना साहित्य लिखेंगी, तब वे बहुत विस्तार से अपनी बात कह सकेंगी। तो यह मैं कहना चाहती हूँ, हमें अपने समाज की महिलाओं को सशक्त बनाना है, सबल बनाना है। हमारा लेखन एक माध्यम होना चाहिए, केवल कहानी उपन्यास नहीं बल्कि पत्रिकाओं का भी संपादन इस रूप में होना चाहिए। पत्रिकाएं जो घर घर पहुंचती हैं कम कीमत में और लगातार मंथली यानी मासिक या त्रैमासिक रूप में, तो ऐसी पत्रिकाओं में नारी लेखन को एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब समाज में कोई वर्ग कमज़ोर होता है तो उसको विशेष स्थान दिया जाता है, विशेष अवकाश दिया जाता है, विशेष पथ दिया जाता है उसके पोषण के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए। तो इस रूप में अभी दलित महिलाओं को भी अवसरों की आवश्यकता है। जो लिख चुकी हैं, जो लिख रही हैं, ये महिलाएं जो बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लीडर हैं, हमारी रेखा रानी, प्रोफेसर रेखा रानी मैडम, हेमलता जी, प्रोफेसर हेमलता, तो इनकी बात तो अपने स्थान पर अलग है। लेकिन ऐसी कई महिलाएं हैं जो घर में अपने पति पर निर्भर हैं और लेखन करने के बाद भी प्रकाशन नहीं कर पा रही हैं। तो उनके प्रकाशन को कैसे सहयोग दिया जाए, यह भी एक योजना बनाई जानी चाहिए महिला मूवमेंट के द्वारा, महिला संस्थाओं के द्वारा, और उन लेखिकाओं के सेमिनार लेकर, वर्कशॉप प्रोग्राम लेकर, यानी कार्य योजना, कार्यशाला लेकर उन्हें और प्रेरित करें, उत्साहित करें, साथ ही प्रशिक्षित करें। तो उनका लेखन उद्देश्यपूर्ण होगा और वह सही दिशा में आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ 1990 के बाद से जब दलित साहित्य शुरू हुआ था, दलित साहित्य लेखन, तो दलित साहित्य की अनेक ऐसी कार्यशालाएं चलती थी। दलित साहित्य दिशा और दशा यही विषय रखा जाता था और कई साहित्यकार उसमें एक यानी निपुण व्यक्ति को, प्रशिक्षित व्यक्ति को वहाँ प्रबोधन के लिए खड़ा किया जाता था और बाकी लोग सुनते थे, सीखते थे, समझते थे, विचार मंथन करते थे और विचार विमर्श करते थे। यही वे सब बातें हैं जो मनुष्य को दिशा देती हैं, इंसान को, विशेषकर महिलाओं को। क्योंकि हमारी 5% महिलाएं ही जागरूक कही जाएंगी, क्योंकि हमारी कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी एमए, बीएड, पीएचडी होने के बाद भी वे जानती नहीं हैं कि स्त्री अस्मिता क्या होता है, स्त्री चेतना क्या होता है। घर गृहस्थी, बाल बच्चे, नौकरी, यहीं तक सीमित होकर रह जाती हैं। तो अगर वे यहीं तक सीमित हैं तो उनका लेखन भी यहीं तक सीमित होगा। मैंने अपने लेखन में जो अंतरजातीय विवाह की बात कही है, मैंने जो अपने लेखन में युवा पात्रों के आंदोलन की बात कही है, चाहे वह नीला आकाश हो, चाहे वह लड़की हो, तुम्हें बदलना ही होगा, यह भी एक उपन्यास है। तो ये बात हमारी तभी आती है जब हम इस मूवमेंट से जुड़े हैं, इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसके अंजाम को जानते हैं। तो मेरा कहना यही है, हम महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में सामने आएँ, निर्भीक होकर आएँ, जो लिख रही हैं अपने लेखन को महत्व दें। लेखन वह हथियार है जो बड़े बड़े तख्त और ताज बदल सकता है। तो ऐसा लेखन जिसने रूस की क्रांति की थी, वह लेखन के द्वारा ही 1917 में हुई थी। तो हमारा लेखन भी महिला जागृति के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए है। ऐसे लेखन को छोटा नहीं आंका जाना चाहिए, मनमोजी तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के साथ अधिक से अधिक
रूप में सामने आए। केवल किताबों को ढेर लगा देने की बात मैं नहीं कहती, बल्कि जो भी लेखन आए वह पूरी तरह से चैतन्य हो, चेतना से भरा हो और समाज को चैतन्य करने वाला होना चाहिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। और इसके साथ मैं महिलाओं की जो समस्या है कि महिलाएं स्वयं ही एक समस्या मानी जाती हैं कि जैसे विवाह के लिए लड़की पैदा हो गई तो कर्ज हो गया, ये जो भावना समाज की मिट जाना चाहिए। इसके लिए महिलाएं स्वयं आगे आए। यद्यपि महिला मूवमेंट में ये बात चल रही है, चलाई जा रही है, लेकिन हमारे समाज में इतना बड़ा समस्याओं का विस्तार है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म होगा ये समझ ही नहीं आता। पितृसत्ता की भावना जो दलित समाज में भी मौजूद है उसे कैसे हटाया जाए, स्त्री पुरुष समानता की बात कैसे लाई जाए। पुरुष बड़े अच्छे से कहते हैं कि हम तो पितृसत्ता नहीं मानते, लेकिन घर में उन्हीं का हुक्म चलता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। अगर महिला अपनी बात मनवाने लगे तो एक बात तो मान लेंगे, दूसरी बात पे अड़ जाएंगे कि अरे नहीं, अब तुम शेर मत बनो, तुम इंदिरा गांधी मत बनो, अब मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी कुछ अस्तित्व है, अपना एक जगह है। इस तरह से पुरुष अपनी बात कहने लगते हैं। तो महिलाओं को इन समस्याओं से जूझना है, जूझ रही हैं। कब तक जूझेंगी, कब इनका ख़त्म होगा, खात्मा होगा। जैसे कि 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन कर दिया था, तो 1927 से तो आज हम कई वर्ष पूरा एक 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं, यानी कुछ 5-6 वर्ष ही बाकी रह गए 100 वर्ष में। तो इतने वर्ष पूरे होने के बाद भी हमारे समाज में अभी भी मनुस्मृति की जो पुरुष सत्ता है, पितृसत्ता समाज व्यवस्था है, आज भी समाज में लागू है। इसे हम कैसे तोड़ें? हर महिला अपने लेखन के द्वारा इसका विरोध करे, उसका लेखन प्रकाशित हो, उसका लेखन घर घर तक जाए। आज की युवा लड़कियां अपने ढंग से अपने इस संदेश को समाज तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि केवल संविधान में लिखे नियमों से, कानूनों से समाज नहीं चलता, समाज अपने नियम चलाता है। तो हमें अपना स्त्री मुक्ति आंदोलन को भी बढ़ाना पड़ेगा और स्त्री जागृति को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आज का हमारा मीडिया है, जो लगातार हमारे समाज को और पुराने वर्षों में ढकेल रहा है, चाहे वह हिंदू धर्म के प्रशिक्षण के नाम पे, चाहे वह महिलाओं का सामंती और भक्तिकाल युग में ले जाने का जो उनका ये प्रयास है, ये बहुत खतरनाक है। इस मीडिया का सामना हम कैसे करें, इसका विरोध कैसे करें? क्योंकि हमारा अपना मीडिया बहुत कम है और उनकी उतनी आवाज़ भी नहीं है। इस मीडिया ने समाज की पूरी मानसिकता को फिर से पुराने सोच में बदल दिया है कि महिलाएं बस रोना धोना करती रहें, घर में षड्यंत्र करती रहें और समाज में वे बस पति के हाथ की कठपुतली बनकर रहें। तो ये जो मीडिया की बात है, चाहे वह शासन सत्ता की बात है कि हिंदूवादी मानसिकता का प्रचार प्रसार जिस रूप में आज हो रहा है, वह है और भी हमारे समाज के लिए दलित विरोधी बन गया है। दलितों के विरुद्ध संघर्ष का समय बन गया है कि जो रचनाएं पहले पाठ्यक्रमों में लगाई गई थी, नारी लेखन की, नारी विमर्श की, दलित विमर्श की, उन रचनाओं को हटाया जा रहा है। अभी भी भक्ति काल की और सामंतशाही काल की रचनाओं को रखा जा रहा है। तो ये समय का सामना हम कैसे करें? हमारे सामने ये भी समस्या है कि आज जो 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है और इस समय में जो हम महिलाएं अधिक शोषित पीड़ित हो गई हैं और जो स्वयं छोटे मोटे रोजगार से जुड़ी थी और जो घरेलू व्यवस्था कर पाने में अब अक्षम हो रही हैं, सक्षम नहीं हो पा रही हैं, ऐसे समय में उनका समय और भी अपने बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास लेने में जा रहा है या अपने घर के काम में जा रहा है, तो वे कैसे इस समय का सामना करें और भविष्य के अपने समाज को कैसे सक्षम बनाएं और नारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कैसे करें। और समाज की जो बुराइयां हैं, दहेज वगैरह, ये इनके विरोध तो कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन आज भी चालू है, आज भी वो छिपे रूप में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो यह बातें जो हैं समाज में स्त्रियों को निर्बल बनाती है, ऐसी सब बातों को भी तोड़ना चाहिए। और सवर्ण स्त्रियाँ, मुख्यधारा की स्त्रियाँ जितना अपना फुल टाइम देकर पूरी लेखिका के रूप में अपना लेखन करती हैं, जिनके 10-10, 20-20 उपन्यास छप गए हैं,
कई कहानी संग्रह, कई कविता संग्रह, हम महिलाएं क्यों एक दो रचनाएं लिखकर खुश हो जाती हैं और अपने आप में वहीं सीमित हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए प्रश्न है कि हमारा लेखन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है और समाज को संदेश देने के लिए है। ये हमारा समाज के लिए योगदान है। हम इसको कैसे अपने कर्तव्य के रूप में पूरा करें। तो जो लिख सकती हैं वे लिखें, जो बोल सकती हैं वे बोलें, और जो अपने नियम कानून तोड़ने और बनाने के काम कर सकती हैं वे उस काम को भी करें। तभी महिला विकास की नई नीतियों का निर्माण हो सकेगा और इसके साथ महिलाओं को जीने के लिए एक अलग वातावरण मिल सकेगा। मैं चाहती हूँ कि स्त्री लेखन के द्वारा समाज जागृत हो, समाज स्त्रियों की समस्याओं को समझे और स्त्रियों के लिए नए कानून बनाए जाएं। कानून तो अभी भी बहुत बने हैं, नारी संरक्षण के लिए, नारी अपमान का विरोध, दहेज का विरोध और विशेष विवाह अधिनियम, ये सब बन गए हैं। लेकिन फिर भी कितनी स्त्रियां इसका लाभ ले पाती हैं और कितनी स्त्रियां अपने शोषण से मुक्त हो पाती हैं। तो हमें आज यह हिंदी प्रेमी जो ये अपना चल रहा है विषय, और इसके द्वारा जो महिला लेखन की बात मैं कर रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ अधिक से अधिक लोग इस बात से जुड़ें, महिला लेखन को पढ़ें, समझें और महिला लेखन को प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही यह एक विनय के रूप में नहीं बल्कि ज़रूरत के रूप में, कि जब आपके घर की महिला जागृत होगी तभी आपका परिवार जागृत होगा, और जब समाज की महिलाएं जागृत होगी तभी समाज जागृत होगा। आप एक जागृत समाज से ही उन्नति की कामना कर सकते हैं। जिस घर की महिला जागृत नहीं है वह समाज पीछे रह जाता है, वह परिवार पीछे रह जाता है। इस बात को समझकर हमें महिलाओं की प्रगति में योगदान भी देना है, उनकी लेखन को अपना लेखन को सहयोग देना है, उनकी चर्चा विमर्श में अपना योगदान देना है। कहने की तो और भी बहुत सी बातें हैं, शायद मैं कह नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में हम वो सब बातें पूरी तरह अपना कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं। तो धन्यवाद हिंदी प्रेमी समूह। यहाँ मुझे डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी ने आने का अवसर दिया और मैं अपनी बात कह पाई। महिला लेखन बहुत विशाल रूप में चल रहा है, यानी तेज़ी से चल रहा है। बस ये है कि उसको प्रकाशित करना है, सामने लाना है, और उसके साथ ही महिलाओं को आगे बढ़ने के योगदान मिलते रहें, तभी महिलाएं अपने कर्तव्य पूरे कर सकेंगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ओके।